सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग का दूसरा अनदर चैप्टर आ चुका है बायोमोलिकुल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर आपका पूरा क्लास 12 का जेनेटिक्स एंड बायो टेक्नोलॉजी का बेसिस बनाता है। यहाँ में जो हम डीएनए को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलरेडी 12 में जो डीएनए होता है वो काफ़ी डिटेल में होता है, बट वो डिटेल्स मैंने 11 में ही इस चैप्टर में पढ़ा कर रखा है। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से अराउंड आपके 4 से 6 क्वेश्चन नीट में एक्सपेक्टेड है, इवन मोर, बिकॉज आप जब नीट में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर जाओगे तो आपको बायोकेमिस्ट्री में पूरा बायोमोलिकुल्स ही पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। सो चैप्टर का नाम से समझते हैं बायोमोलिकुल्स मतलब क्या। बायो मतलब क्या, लिविंग। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मोलिकुल्स है उसी को हम स्टडी करेंगे कि हमारे बॉडी में क्या क्या मोलिकुल्स है। कोई मोलिकुल्स छोटा होगा तो उसे बोलोगे बायो माइक्रो मोलिकुल्स, कोई मोलिकुलर वेट 10,000 डेल्टन से ज़्यादा होगा तो उसे बोलोगे मैक्रो मोलिकुल्स। और क्या क्या एलिमेंट है हमारे बॉडी में, क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हम सब उसको स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। तो जैसे कि चैप्टर का नाम से बोला, बायोमोलिकुल्स मतलब लिविंग एंड मोलिकुल्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलोगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, तो चैप्टर के साथ सब पता चलते चलेगा। अब अगर हम अपने बॉडी में बात करें तो हमारे बॉडी में जो जिसका मोलिकुलर वेट लेस देन 800 डेल्टन होगा उसे माइक्रो मोलिकुल्स बोलेंगे, जिसका मोर देन 1000 डेल्टन होगा उसे मोलिकुलर वेट मैक्रो मोलिकुलर्स बोलोगे। एंड मैक्रो मोलिकुल्स ज़्यादातर पॉलीमर ही होते हैं ये, ठीक है। अब एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ क्रस्ट, पहले इसको देख लेते हैं कि हमारा बॉडी में क्या क्या एलिमेंट पाया जाता है। तो अगर एलिमेंट का रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारे बॉडी में जो एलिमेंट पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में भी सेम एलिमेंट ही पाया जाता है, बस उनका कंसंट्रेशन अमाउंट अलग होता है। हमारे बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में कम। कोई चीज़ एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाया जाता है, हमारे में कम पाया जाता है। तो इसको सबसे पहले मैं याद कर देता हूँ। ह्यूमन बॉडी के लिए याद रखने के लिए आप याद रख लेना, ओसी थाना का ओसी था, ठीक है। तो ओसी ने कहा, सीना गए थे वहाँ तो सीना ने सिंगाड़ा मांगा था। तो इसके लिए एक लाइन याद रख लेना, ओसी ने कहा सीना मांगे सिंगाड़ा। ओ से ऑक्सीजन, सी से कार्बन, एन से नाइट्रोजन, से कैल्शियम, हाइड्रोजन, ये सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारे में नेग्लिजिबल होता है, और नेग्लिजिबल है तो इसको हम ऐसा ऑर्डर में आएंगे। तो 0.1, 0.2, 0.3। अच्छा, ये वाला एनसीईआरटी का करेक्शन है, याद रखना, ठीक है। ओल्ड वाला एनसीईआरटी में कुछ और था, 0.5 था, अभी न्यू में 9.5 है, ठीक है। तो ऐसे ही जा रहे हैं, ये एक एडिशनल याद रख लेना करेक्शन है। 9.5, 1.5, डबल करोगे तो 3.3, 6 बार करोगे क्योंकि यहाँ 6.5 है तो 3 का 6 18 होता है, तो 18.5 और यहाँ में 6.5। तो इस ऑर्डर में आप इंक्रीजिंग करके पढ़ोगे। अर्थ क्रस्ट में देखा तो नाइट्रोजन काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। हमारे बॉडी में क्या नेग्लिजिबल है, सिलिकॉन, और इसके लिए था ओसिका नामक, ठीक है, ओसिका नामक। ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, देन कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। एंड नाइट्रोजन तो बहुत नेग्लिजिबल है। एंड आपका सल्फर बहुत ही कम है, 0.03%, हाइड्रोजन 0.4, मैग्नीशियम 2.1, सोडियम 2.8, कैल्शियम 3.6, सिलिकॉन 27.7, ऑक्सीजन 46.6। सिलिकॉन और सल्फर में अर्थ क्रस्ट का मुझे थोड़ा डाटा का डाउट लग रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं। ओके, एक बार कंफर्म करता हूँ। ओके, सिलिकॉन ही ज़्यादा है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ओसी का नामक, उसको याद रखने के लिए आप याद रख लेना, ओसी का नामक क्लास में से ही पढ़ा कर रखा है तो इजीली आपको याद आ जाएगा। और जो पहला बार पढ़ रहा है वो आप बार बार रिवाइज कीजिए तो आपको हो जाएगा, ठीक है। ओके, दिस इज द राइट वन। अब अर्थ क्रस्ट में देखो, हमारे बॉडी में भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, हमारे में भी कैल्शियम है, अर्थ क्रस्ट में भी कैल्शियम है, बट मात्रा अलग अलग है। और एनसीईआरटी का एक लाइन आप ये ध्यान रखेगा कि जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है अर्थ का सैंपल में, सेम एलिमेंट हमारे बॉडी में भी लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट पे रहा है। हाउएवर द रिलेटिव abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust। ये द लाइन आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि अर्थ क्रस्ट में कोई भी किसी का भी रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा, अगर विथ रेस्पेक्ट टू बात करें रिलेटिव, तो हमारे बॉडी में कार्बन और हाइड्रोजन का मात्रा बहुत ज़्यादा है रिलेटिवली विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ क्रस्ट। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। आप कोई भी एक लिविंग टिश्यू का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन निकालने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप लिविंग टिश्यू में केमिकल एनालिसिस करोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा कार्बन कंटेनिंग, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा। जैसे मान लो सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, उसमें तो कार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको एनालिसिस करना है, पकड़ लो एक लिविंग टिश्यू है, पत्ता है, पकड़ लो, तो इनिशियली में इसमें वाटर भी है, वाटर के साथ इसका जो वेट रहेगा ना उसको हम बोलते हैं वेट।
तो अब सबसे पहले इसे ड्राई करोगे, वाटर को हटाओगे, तो उसके बाद अभी जो वेट बचेगा उसे बोलोगे ड्राई वेट। अब इसमें कार्बन तो भर भर के है, यहाँ में कंपाउंड है कार्बन का, तो उस कार्बन को हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसको जला दोगे ताकि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाए। और जब ये सूखा पत्ता जल जाएगा तो बचेगा राख, और उस राख में एस में, इसको एस एनालिसिस भी कहते हैं, तो उस एस में सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट आपको मिलेगा, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक कार्बन कहाँ गया, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहते हो। कार्बन कहाँ चला गया, तो कार्बन उड़ के चला गया, CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो कोई भी एक लिविंग टिश्यू का इनऑर्गेनिक एनालिसिस आप इस मेथड से कर सकते हो। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करना है तो लिविंग टिश्यू का आप सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लीवर हो, लीव का पार्ट हो, या कोई भी लिविंग टिश्यू हो, आप सबसे पहले उसे ग्राइंड करोगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। मोर्टर एंड पेसल को यूज करके जड़ी बूटी जो बनाते हैं ना, पिक्चर में दिखा देता हूँ, ये रहा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कहाँ चला गया, सबसे पहले कोई भी लिविंग टिश्यू को लो, आप मोर्टर पेस्टल का मदद से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल के चटनी बना लो। चटनी डालने के बाद चीज क्लॉथ से आप उसको फिल्टर कर दो। फिल्टर करोगे तो यहाँ दिखाई भी दे रहा है, जो गाढ़ा चीज़ होगा, भारी भारी चीज़, वो ऊपर रह जाएगा, हल्का वाला चीज़ नीचे चला जाएगा। तो इसमें 2 पार्ट बनता है। सबसे पहले आप चटनी बनाओगे, किस में बनाओगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, ठीक है, तो आपको चटनी मिलेगा। उसके बाद उसको फिल्टर करोगे चीज क्लॉथ से या कॉटन से, तो आपको 2 पार्ट मिलेगा, ऊपर वाला पार्ट मिलेगा भारी भारी, हल्का वाला पार्ट नीचे मिलेगा। जो पार्ट नीचे चला गया एसिड के साथ उसे बोलोगे एसिड सोल्यूबल पोल या फिर फिल्ट्रेट, क्योंकि फिल्टर हो गया। और जो ऊपर में रहेगा उसे बोलोगे एसिड इनसोल्युबल पोल, या फिर रिटेन हो चुका ऊपर में तो उसे रिटेंटेड भी कह सकते हो। तो ऊपर में ज़्यादातर कौन रहेगा, पॉलीमर्स लोग रहेगा, जो फिल्टर नहीं हो पाया, बड़ा बड़ा साइज का है, नीचे नहीं आ पाया, मोनोमर नहीं है, पॉलीमर्स है। तो ये ज़्यादातर पॉलीमर्स कंसिस्ट करता है, और इसे हम बोलते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट मोर देन 1000 डेल्टन होता है, 800 डेल्टन। फिर इसमें आता हूँ, और जो नीचे आ गया वो होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल, जिसका वेट लेस देन 800 डेल्टन होता है, जो सिंगल एलिमेंट है, नाइट्रोजनस बेस, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर। तो अमाइनो एसिड सब नीचे आ जाएगा, बट अमाइनो एसिड बहुत सारा अमाइनो एसिड मिलकर बनेगा प्रोटीन, पॉलीमर। तो अगर मान लो प्रोटीन के फॉर्म में है तो ऊपर ही रहेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा ऊपर में, देखो प्रोटीन। फिर शुगर रहा इंडिविजुअल तो नीचे आएगा, बट अगर वो शुगर्स मिलकर कार्बोहाइड्रेट बन के रखा हुआ है बहुत सारा तो ऊपर ही रह जाएगा। फिर नाइट्रोजनस बेस हो गया, चाहे पेंटोस शुगर हो गया, वो लोग नीचे आ जाएगा। बट ये न्यूक्लियोटाइड जब मिलकर रहेगा तो वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में रहेगा तो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। बात करते हैं लिपिड। लिपिड जो है वो आपका माइक्रोमोलिक्यूल है, बट फिर भी ऊपर मिलता है, क्यों मिलता है देखते हैं। तो ये मान लो लिपिड, आप जैसे सेल मेम्ब्रेन को पढ़े हो तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बना है। तो ये इंडिविजुअल लिपिड जो है ना, इसका मोलिकुलर वेट लेस देन 800 डेल्टन है। तो इंडिविजुअली इट इज माइक्रोमोलिक्यूल, बट ये जब लिपिड बाइलेयर बनाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है, तो लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होकर रहता है। ये पॉलीमर नहीं है, देखो सब मोनोमर है, देखो अलग अलग से मोनोमर है। सो ये सब मोनोमर है, लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में रहते हैं। तो जब ये सेल मेम्ब्रेन, तो ऐसे सेल मेम्ब्रेन में जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल की तरह है, ठीक है। ये इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, नॉट मैक्रोमोलिक्यूल, इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो ऊपर है। तो जब सेल को तोड़ते हैं तो क्या होगा, ये जब टूटेगा तो वापस से इसका हाइड्रोफोबिक नेचर का वजह से वापस से बॉन्ड बना के वापस से छोटा छोटा वेसिकल्स बना लेगा लिपिड, जिसके वजह से ये इंडिविजुअली माइक्रोमोलिक्यूल होने का बावजूद भी ऊपर पाया जाता है। सो लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल है, जब टिश्यू को ग्राइंड करोगे तो लिपिड क्या बनाएगा, छोटा छोटा वेसिकल्स बना लेगा, इसलिए ऊपर का पार्ट में मिलता है, रिटेंटेड पार्ट में, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी। तो जब फिल्ट्रेट करोगे, सब कहानी करोगे तो एसिड सोल्यूबल पोल मिलेगा, इनसोल्यूबल पोल मिलेगा। एसिड सोल्यूबल पोल में नीचे जो आ गया माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलेगा, उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सब मिलेगा, बट याद रखना विदाउट ऑर्गेनेल, क्योंकि ऑर्गेनेल का वेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और ऊपर में जो रहेगा वो तो मैक्रोमोलिक्यूल है, और उसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल होगा साइटोप्लाज्म का सामान भी मिलेगा, बट मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ साइटोप्लाज्म। मान लो कोई साइटोप्लाज्म में पॉलीमर है, आपको बोलेगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कहाँ मिलेगा, तब ध्यान रखना एसिड सोल्यूबल पोल बोलोगे। बट मैक्रोमोलिक्यूल, मान लो कोई पॉलीमर है साइटोप्लाज्म में, वो कहाँ मिलेगा, मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर ऑर्गेनेल्स, तो वो एसिड इनसोल्यूबल पोल में मिलेगा ऊपर में। और नीचे में जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे सल्फर एक्सेट्रा भी नीचे ही आ जाएगा, ठीक है, जिसका मोलिकुलर वेट कम होता है। फिर एमाइनो एसिड, सब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड सब यहीं आ जाएगा। बट न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीमर बना के न्यूक्लिक एसिड रहेगा तो ऊपर रहेगा, चाहे वो RNA हो, DNA हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब ऊपर में रहेगा, पॉलीमर्स लोग। और इनऑर्गेनिक का तो ये बता ही दिया कंपाउंड, जब राख का एनालिसिस करोगे तो सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फर, ये सब आपको मिलते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद में देखें
तो ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का एनालिसिस तो खत्म हो गया। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टिश्यू को ग्राइंड करना पड़ेगा ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड के साथ। फिर एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। सर आ गए थे, कोई नहीं 1 मिनट का ब्रेक चलेगा इसी और। एक नहीं राशिदुल भी हम लोग के साथ अभी ये वीडियो लेक्चर देख के 1 शॉट रिवाइज कर रहा है। राशिदुल को कहा गया कि सवाल मत पूछना वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बस एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, वो अपना एक रिवीजन कर रहा है बैठ के। कोई ना, तो कंटिन्यू करते हैं। हम एलिमेंटल कंपोजिशन देख लिए एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस देख लिए, ठीक है। और ध्यान रखना 99% ऑफ लिविंग टिश्यू ना कौन एसपी से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फेट, जिसमें से 4 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछे तो वो है कौन, ठीक है। याद रखना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्योंकि हम लोग सब हमारा पूरा बॉडी ना इसी से बना हुआ है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। कैसे, तो जब मैं सारा चीज़ बता दूंगा तो ये पॉइंट में बताने वाला हूँ कि मेरा बॉडी कुछ नहीं है, हमारा बॉडी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, नथिंग। इसी 4 चीज़ से मेनली मेरा बॉडी बना हुआ है। तो ये खत्म हो गया, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मैक्रोमोलिकुल स्टार्ट करने से पहले माइक्रोमोलिकुल्स को पढ़ लेंगे, जैसे अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। तो पहले अमाइनो एसिड को पढ़ेंगे, फिर अमाइनो एसिड मिलकर कैसे प्रोटीन बनाता है उसको पढ़ेंगे, एंड प्रोटीन का क्या काम है, फंक्शन है, उसको देखेंगे। तो अमाइनो एसिड का बात करें, ठीक है, तो अमाइनो एसिड इज नथिंग बट ये एक मीथेन है मान लो, तो अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं इट इज सब्सटीट्यूटेड मीथेन। तो ये अमाइनो मीथेन में एक अमाइनो ग्रुप लग जाएगा, इसलिए हम अमाइनो बोल रहे हैं, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाएगा, इसलिए इसका नाम हो गया अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड इज नथिंग बट सब्सटीट्यूटेड मीथेन, जिसमें अमाइनो ग्रुप लग गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग गया, और एक हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा कॉन्स्टेंटली, और यहाँ में जो चेंज होते रहता है वो है आर ग्रुप, जो कि वेरिएबल है। ये आर ग्रुप आपका मिथाइल हो सकता है, CH3, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस आर ग्रुप, ये आर ग्रुप आपका सिर्फ हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये आर ग्रुप जो होता है एक अमाइनो एसिड में वेरिएबल होता है। ये 3 पार्ट, नाम ही है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो ग्रुप, एसिड ग्रुप हमेशा रहेगा, एंड हाइड्रोजन हमेशा रहेगा। चेंज होगा तो ये आर, एंड दिस आर कैन बी CH3, हाइड्रोजन, CH2OH, कुछ भी हो सकता है ये। एंड डिपेंडिंग ऑन दिस आर ग्रुप 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। वैसे अमाइनो एसिड हमारा बॉडी में बहुत टाइप्स का है। 20 स्टैंडर्ड इसलिए कहता है क्योंकि ये 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कितना स्टैंडर्ड है, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हमारे में प्रेजेंट है, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस आर ग्रुप। तो अगर ये आर ग्रुप मान लो H है, तो उस हम देखो ये अमाइनो एसिड, तो ये पार्ट कांस्टेंट है, आर के जगह में H है, तो इसे ग्लाइसिन बोलोगे। एंड ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, और इसे हम बोलते हैं एकाइरल कार्बन, क्योंकि चारों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। अगर आर के जगह में CH2OH है तो उसे बोलोगे सेरिन, अगर आर के जगह में CH3 है तो उसे बोलोगे एलालिन। तो गैस से याद रख लेना, ग्लाइसिन, एलालिन, सेरिन, H, CH3, CH2OH, और ये अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है, OH है तो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 3 अमाइनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, ज़्यादा याद भी नहीं रखना है। अब 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, तो ये एक अमाइनो एसिड है जहाँ ये R1 है, और ये एक अमाइनो एसिड है जहाँ R2 है। याद रख लेना, पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए पहला अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक का OH एंड दूसरा अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप का H मिलके विद द रिलीज ऑफ डिकंडेंसेशन रिएक्शन वाटर लॉस्ट करके उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये रहा CONH के बीच में, तो इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कह देते हैं। और एक अमाइनो एसिड हमेशा इसी जाएगा, तो नेक्स्ट अमाइनो एसिड अगर बनना हो तो यहाँ से नेक्स्ट थर्ड वाला अमाइनो एसिड का अमाइनो का H ग्रुप आएगा, यहाँ से OH, इस प्रकार से बनते जाएगा। तो एक अमाइनो एसिड प्रोटीन, और यही अमाइनो एसिड बहुत सारा मिलकर प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन किस चीज़ से बनता है, अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड हमेशा अमाइन ग्रुप से स्टार्ट होता है, इसे याद रख लेना। अमाइनो एसिड क्या से स्टार्ट होगा, प्रोटीन क्या से स्टार्ट होगा, प्रोटीन क्या चीज से बन रहा है, अमाइनो एसिड से, तो हमेशा अमाइन ग्रुप से स्टार्ट होगा, मतलब NH2। और जाते जाते कितना भी प्रोटीन हो, कितना भी अमाइनो एसिड हो, लास्ट में क्या रहेगा, COH, तो एसिड ग्रुप लास्ट में रहेगा। इसलिए हम अमाइनो एसिड को N2C भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन एक रहेगा तो उसमें मान लो 1000 अमाइनो एसिड है, तो पहला अमाइनो एसिड को हम N टर्मिनल कह देंगे, लास्ट वाले को C टर्मिनल भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये देख के रखा है देखो,
और जब दो अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसको डाइपेप्टाइड कहोगे। डाइपेप्टाइड का मतलब ये मत समझ लेना दो पेप्टाइड बॉन्ड ठीक है, ध्यान रखना। डाइपेप्टाइड मतलब दो अमाइनो एसिड एक साथ से जुड़ा हुआ है। ट्राइपेप्टाइड मतलब तीन अमाइनो एसिड दो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आप ये ध्यान रखना इस चीज को। तो इस प्रकार से ट्राई टेट्रा याद रख लोगे, एक याद रख लोगे, समझ जाओगे तो हो जाएगा। तो ये डाइपेप्टाइड का एंड टर्मिनल है देखो, या फिर इसे कहता है लेफ्ट हैंड। ये सबसे एंड में एसिड है तो उसे बोलोगे सी टर्मिनल, या फिर उसे आप क्या बोलोगे राइट हैंड। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ में है। ना टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन आर ग्रुप। आर ग्रुप के बेस्ट में एसिडिक हो सकता है, बेसिक, न्यूट्रल, एरोमेटिक, सल्फर एंड एल्कोहलिक हो सकता है। आप एसिडिक कब बोलोगे? एक अमाइनो एसिड में जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा अमाइनो ग्रुप से, एसिड ज्यादा है तो एसिड बोलोगे। अमाइनो ग्रुप ज्यादा है तो आप बोलोगे बेसिक अमाइनो एसिड, बेस ज्यादा है। और जितना कार्बोक्सिलिक एसिड है उतना ही NH2 है तो आप बोलोगे न्यूट्रल। अगर आपका रिंग स्ट्रक्चर है तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड बोलोगे। सल्फर है तो सल्फर कंटेनिंग बोलोगे। OH है तो एल्कोहलिक अमाइनो एसिड बोलोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करेंगे टेक्निकली, क्योंकि इससे हम लोग को और एक चीज याद हो जाएगा। तो एसिडिक अमाइनो एसिड देखो, एसिड एसिड दो ही होता है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। सो दिस आर एसिडिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड आप याद रख लेना बल, डेट इज बी से बेसिक, ए से एलालिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन। और लाइसिन और आर्जिनिक बेसिक अमाइनो एसिड है विच इज रिच इन हिस्टोन प्रोटीन, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूट्रल में आ जाता है गेविल, ग्लाइसिन, एलालिन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन। एरोमेटिक में आ जाता है TTP, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलालिन। सल्फर कटिंग में आ जाएगा सबसे सल्फर सबसे CM। एंड एल्कोहलिक में याद रख लेना सेरिन आ जाएगा एंड थ्रियोनिन आ जाएगा, ठीक है। ST याद रख लेना, सेरिन एंड थ्रियोनिन। नाउ अब इसको इस टेक्निक से याद करने का क्या फायदा है कि जिस जिसको मैंने सर्कल किया है, जिस जिसको मैंने डब्बा बनाया, और डब्बा मैंने कभी फ्रंट वाले को नहीं बनाया, हमेशा एंड वाले को बनाया। तो 3 3 2 1 1 लास्ट वाला, लास्ट का 3, लास्ट का 3 2 1 1। तो ये 10 के 10 क्या होते हैं आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। ये 10 के 10 आपके क्या होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड रहता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है? वो अमाइनो एसिड जो मेरा बॉडी नहीं बनाता, हमको डाइट से चाहिए होता है। एसेंशियल मतलब चाहिए होगा बॉडी में, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो मेरा बॉडी नहीं बनाता। तो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, तो 20 तो हम याद नाम रखने का जरूरत नहीं है, पहले ये क्लासिफिकेशन याद रख लो और उसमें से ये 10 एसेंशियल आप याद रख लो। उसके अलावा जो भी बचेगा वो है आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जैसे कि मैं बोलूँ एस्पार्टिक एसिड, ये क्या है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। मैं पूछूँ ग्लाइसिन, ये नॉन एसेंशियल, मेरा बॉडी खुद बना लेगा, डाइट से मिले तो भी ठीक है बना लेगा। एलालिन मेरा बॉडी खुद बना लेगा, नॉन एसेंशियल। तो इसलिए वो 10 को याद करवा दिया। तो इस 10 के अलावा जो भी रहेगा 3 3 2 1 1, इसके अलावा जो भी रहेगा वो सब नॉन एसेंशियल है। तो ये भी हो गया अमाइनो एसिड का टाइप बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन इन बॉडी, ठीक है। ये कुछ जो बता रहा था ये R वेरिएबल साइड चेन रहता है, R ग्रुप। फिर अगर एच रहा और सब तो ऑलरेडी देख चुका है, ये सब एवरीथिंग देख लिया। एसेंशियल जो मेरा बॉडी नहीं बना सकता, ठीक है, और जो बॉडी बना सकता है वो रहा। एक बार इसको भी कॉपी को भी देख लेते, कुछ छूटना नहीं चाहिए। सब हो गया एसेंशियल नॉन एसेंशियल, ठीक है। सॉरी, आप नेक्स्ट देखते हैं आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड कैसा होता है? अलग अलग एक्ट करता है अलग अलग pH में। अमाइनो एसिड कैन एक्ट एज एसिड, इट कैन एक्ट एज बेस, ठीक है। तो अमाइनो एसिड डिफरेंटली एक्ट करता है इन डिफरेंट pH में सोल्यूशन में। जैसे कि मान लो एसिडिक सोल्यूशन है, तो एसिडिक सोल्यूशन है मतलब क्या है? pH कम है। pH कम मतलब क्या है? H प्लस ज़्यादा है। अगर H प्लस ज़्यादा है और ये रहा एक अमाइनो एसिड पकड़ लो, अगर आप पकड़ लोगे ये एक अमाइनो एसिड है, पकड़ लो। तो अगर मान लो एसिडिक कंडीशन में आपका H प्लस ज़्यादा है तो क्या अब ये एसिड की तरह एक्ट कर पाएगा? नहीं। तो H प्लस ज़्यादा है तो ये NH2 क्या करेगा? H प्लस को एक्सेप्ट करके बेस की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो ये NH2 अब यहाँ बन जाएगा NH3। ये तो अब अपना नहीं दे सकता है, हाइड्रोजन H तो नहीं दे सकता अब ये। तो इस केस में एसिडिक जो सोल्यूशन रहेगा उसमें आप इसका चार्ज जो रहेगा उस चार्ज को आप बोल दोगे पॉजिटिव चार्ज। मान लो बेसिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन में pH कम होगा, H प्लस कम होगा। H प्लस कम है तो उस समय ये एसिड की तरह एक्ट करने लग जाएगा, ये अपना हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। और दे देगा तो चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो उस केस में हम बोलेंगे चार्ज नेगेटिव है।
एक ऐसा पीएच होता है जहां बोथ कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के हम बोलते हैं यहाँ चार्ज जीरो है। तो इस केस में हम बोलते हैं इस पीएच को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, जिसमें बोलते हैं आपका ये पर्टिकुलर पीएच होता है सबका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, जहां में अमाइनो एसिड ज्यूटेर आयन की तरह एक्ट करेगा। ज्यूटेर आयन मतलब ये बेस और ये एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं, ज्यूटेर आयन की तरह, तब उस केस में अमाइनो एसिड का बोलते हैं ज्यूटेर आयन। तो कौन सा ऐसा मोलिक्यूल है जो ज्यूटेर आयन फॉर्म में रहता है, तो अमाइनो एसिड याद रख लेना। तो याद रख लेना कौन से एसिडिक में चार्ज नेगेटिव होगा, बेसिक में नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव। और एक ऐसा पीएच होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जहाँ बोथ इट कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस, जहाँ चार्ज होता है जीरो, तो ऐसा फॉर्म को हम बोलते हैं ज्यूटेर फॉर्म। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छूटना नहीं चाहिए ना। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है बोले तो प्रोटीन क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, आपस में क्या बॉन्ड से जुड़े हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनाया रहा है, अमाइनो एसिड ये रहा बहुत सारा अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड को देखें तो पॉलीमर ही बोलेंगे। अब प्रोटीन होमोपोलीमर है ना हेट्रोपोलीमर, बताओ। तो अगर प्रोटीन को हम देखेंगे पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, तो अमाइनो एसिड को देखकर आप होमो नहीं बोल सकते, क्योंकि 20 टाइप का अमाइनो एसिड है। तो ये हो सकता है ग्लाइसिन हो, ये हो सकता है लाइसिन हो, ये हो सकता है एलालिन हो। तो अमाइनो एसिड अलग अलग टाइप का है, तो इसलिए बोलेगा पॉलीमर तो है, बट कैसा पॉलीमर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेट्रोपोलीमर। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो भी हमने देख लिया, एनसी टर्मिनल क्या होता है वो भी देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन अगर लीनियर चेन में प्रेजेंट है इस प्रकार से, तो आप इसे बोलोगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे स्ट्रक्चर आप बोलोगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इसको स्टेबलाइज करने के लिए बस पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व है, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या आता है कि आप इससे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आप पता कर सकते हो, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पता कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर में है। और यही प्रोटीन जब फोल्ड करना स्टार्ट कर देगा, हेलिक्स की फॉर्म में या फिर प्लेट की फॉर्म में फोल्ड करना जब स्टार्ट कर देगा, तो उसे कहोगे, अगर कोइलिंग स्टार्ट कर दिया, राइट हैंडेड कोइलिंग अगर स्टार्ट कर दिया, तो आप बोलोगे अल्फा हेलिक्स। ठीक है, राइट हैंडेड कोइलिंग जो जिसमें अमाइनो एसिड स्पाइरली कोइल होगा, और इसका एग्जांपल केराटिन याद रख लेना। और अगर प्लेट की तरह बनाने लग गया, अमाइनो एसिड एक दूसरे के पैरेलल होने लग गया, तो उसे बोलोगे बीटा प्लेटेड शीट। इसका एग्जांपल याद रख लेना, सिल्क प्रोटीन, फाइब्रोइन। और यही जब आपस में एकदम फोल्ड करके बॉल की तरह उलेन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, तो इसी को आप बोलोगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलोगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ पॉकेट्स क्रिएट करते हैं, उसे हम क्रीवाइसेस या पॉकेट्स भी कह देते हैं, क्रीवाइसेस या फिर पॉकेट्स। ये वो साइट होते हैं जहां सबस्ट्रेट आके बाइंड करते हैं, सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन कैन एक्ट एज एंजाइम, इसलिए हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टर्शियरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग होने लगता है तो कुछ पॉकेट्स बनने लग जाते हैं, क्रीवाइसेस या पॉकेट्स हम कहते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, बट ये एक्टिव साइड है, इस प्रोटीन का वो एक्टिव साइड है। और एक्टिव साइड वो साइट है जहां सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है और सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो उस केस में ये एंजाइम की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन। तो जब अमाइनो एसिड आपस में फोल्ड हो जाएगा, होलो उलेन बॉल लाइक स्ट्रक्चर और 3D व्यू देने लग गया, तो उसे टर्शियरी बोलोगे। इस फोल्डिंग में पॉकेट या क्रीवाइसेस क्रिएट करता है जो एक्टिव साइड है जहां सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है। सो इसलिए हम बोलते हैं टर्शियरी प्रोटीन या 3D प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, 3D प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब लाइन, एक भी लाइन छूटना नहीं चाहिए, दिमाग में हर लाइन रहना चाहिए। ठीक है, सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अपार्ट फ्रॉम पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्टेबलाइज करना जाता है। टर्शियरी में पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आने लग जाता है, एंड क्वाटरनरी में भी सब आ जाएगा। ठीक है, क्वाटरनरी में क्या होता है, ये मान लो एक प्रोटीन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है। जब दो पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो उसे बोलोगे क्वाटरनरी प्रोटीन। प्राइमरी में क्या था, एक ही पॉलीपेप्टाइड था लीनियर, सेकेंडरी में क्या था, एक ही था हेलिक्स, टर्शियरी में क्या था, एक ही था। जब एक से दो ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ जाए तो उसी को बोलोगे टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी प्रोटीन। ध्यान रख लेना, टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी प्रोटीन। और इसका एग्जांपल हो गया हेमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, 4 पॉलीपेप्टाइड है। इसका एग्जांपल हो जाएगा इंसुलिन, मेच्योर्ड इंसुलिन, जिसमें ए चेन है और बी चेन है, क्वाटरनरी का। ध्यान रखना। सो एक से जब ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ जाए तो उस स्ट्रक्चर को, उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर को बोलोगे क्वाटरनरी। और स्टेबिलिटी वाइज बात करें तो क्वाटरनरी सबसे स्टेबल है, देन टर्शियरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी।
ये कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कि मान लो एक प्रोटीन है, उसमें आपका 50 अमीनो एसिड है, बताओ कितना पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला होता है n-1, जहाँ में n है नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो कितना अमीनो एसिड है 50, तो आंसर हो जाएगा 50-1 45 पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 240 अमीनो एसिड, तो 239 होगा। हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड मतलब 5 अमीनो एसिड, तो कितना होगा 4-1 5-1 दैट इज 4 बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिया, और भी कुछ बातें देखेंगे हम। तो प्रोटीन ये सब हमने देख लिया, ये कुछ फंक्शंस है, इसको भी देखेंगे, डोंट वरी। 2 डाटा और आप ध्यान रखना ये कि कोलाजन जो है सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड का, और रूबिस्को सबसे अबंडेंट प्रोटीन है वर्ल्ड का जो प्लांट पे मिलता है मेसोफिल सेल में, एंड इन C4 प्लांटिन बंडल सी सेल। ठीक है, इसका पास कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दोनों है, फोटोसिंथेसिस में सब बता के रखा हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ स्ट्रक्चर है सिल्क प्रोटीन का, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो एक से देखो जब ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ के रहेगा तो उसी को आप बोलोगे क्वाटर्नरी प्रोटीन। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट एक ये था, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ क्वेश्चन खूब आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या क्या प्रोटीन का काम है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, प्रोटीन न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कराता है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कौन करवाता है, तो GLUT4। मान लो ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड में ग्लूकोज है। ठीक है, मैं जो खाना पीना खाया, खाना पीना टूट गया इस इंटेस्टाइन में, अब इंटेस्टाइन ने ब्लड ने लिया, ब्लड ने लेकर मेरा हर एक सेल में पहुंचाएगा ग्लूकोज। तो ब्लड है और ये एक सेल है, तो ये ग्लूकोज सेल में कैसे घुसेगा, तो सेल में घुसने का जो दरवाजा होता है उसी को हम कहते हैं GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो अलग अलग लोकेशन में इसका नाम अलग होता है, GLUT1 GLUT2, तो अभी के लिए आप GLUT4 याद रख लो। तो GLUT4 ग्लूकोज को अनेबल करता है इनटू द सेल। फिर प्रोटीन आपका इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है, जिससे कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल बॉडी। एंटीबॉडीज की तरह काम करता है, एंटीबॉडी जो आप पढ़ते हो ह्यूमन हेल्थ में, ये रहा, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये हम बोलते हैं N, ये C, ये N, ये C, ये लो। तो ये एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन ही तो है। तो जो इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने का रिसेप्टर्स, बॉडी में जो रिसेप्टर था, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, ये सेल में मान लो हार्मोन रिसेप्टर है, कोई भी रिसेप्टर, ये प्रोटीन क्या से बना हुआ है, क्या चीज़ से बना है, प्रोटीन से बनाते हैं। और कोई कोई हार्मोन भी प्रोटीन है, जैसे इंसुलिन हार्मोन। एंजाइम्स आर प्रोटीन, 99.9% एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो एंजाइम्स है जैसे ट्रिप्सिन, जो भी एंजाइम मान लो तुम, हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, सब प्रोटीन है। फिर पिगमेंट्स, देखो हेमोग्लोबिन, ये सब भी प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, छूटना नीचे फंक्शंस क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्रोटीन का भी हमने अलग अलग लेवल में स्ट्रक्चर देख लिया, सब कुछ देख लिया, काम फंक्शन कुछ छूटा नहीं आई थिंक। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। इसको तो मैं सेल साइकिल में भी अच्छे से रिवाइज कराया था, स्टिल इसको एक बार देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड इज नथिंग, न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में T वर्ड है, T मतलब 3 कंपोनेंट से ये बना रहता है। ठीक है, एंड इट इज नथिंग बट DNA एंड RNA। सो न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। एंड ये कुछ नहीं है बट DNA और RNA। DNA तो सबका जेनेटिक मटेरियल होता है मेजोरिटी का, और RNA जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है कुछ कुछ वायरसेस में। और एक किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में T है, तो कितना कंपोनेंट से बना हुआ है, 3 कंपोनेंट। क्या क्या, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस फर्दर 2 टाइप का है, प्यूरिन, पैरिमिडिन। प्यूरिन एंड पैरिमिडिन का डिवीजन है AG कट, डेट इज एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। जिसमें से DNA में क्या होगा, बार बार बोलता हूँ रट लेना, ATGC। RNA में होगा AUGC। तो DNA में सिर्फ थाइमिन मिलता है, RNA में सिर्फ यूरासिल मिलता है, बाकी ये 3 दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, उसके बाद इसका नाम है AD9। 9 मतलब ग्वानाइन, 9 मतलब ये 9 मेंबर रिंग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। और नाम है नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजन होगा। प्यूरिन में कहाँ नाइट्रोजनस बेस होगा, तो 1379। AD9 है ना, 9 मेंबर रिंग, तो 9 तक होगा, 1379। और यहाँ में ये अगर ये 9 मेंबर है तो 6 मेंबर का रिंग है लोग। और यहाँ में नाइट्रोजन का पोजीशन क्या है, 13 में है। स्ट्रक्चर देखेंगे हम, ठीक है, सबका ही देख लेंगे, नेमिंग नहीं, बस स्ट्रक्चर देख लो। तो ऐसा देखोगे 9 मेंबर स्ट्रक्चर, जहाँ ये एमाइन ग्रुप लगा हुआ है तो आप समझ जाना इसको एडिनिन नहीं है। और यहाँ में ग्रुप लगा हुआ है तो ये है ग्वानिन, तो 9 मेंबर। नाइट्रोजन है 1379। ठीक है,
और पायरिमिडीन 6 मेंबर का रिंग है। तो NH2 लगा तो वो साइटोसिन, O लगा है तो वो है आपका यूरासिल, और यूरासिल RNA में होता है। और RNA फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था जो स्टेबल नहीं था। RNA में पेंटोस शुगर में भी OH होने का वजह से काफ़ी रिएक्टिव होता है, एंड यूरासिल के वजह से भी। तो RNA काफ़ी अनस्टेबल था, तो समय के साथ RNA से DNA इवॉल्व हुआ। तो RNA में जो यूरासिल था उसी से थाइमिन आया। तो ये अगर इस चीज़ को मैं ऐसा कर दूं, इसको अगर ऐसा ढक दूं, तो आप देखो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, यूरासिल एंड थाइमिन। तो यूरासिल से थाइमिन कैसे बना? मिथाइलेशन से बना। मिथाइल ग्रुप लग गया 5 में, इसलिए हम थाइमिन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरासिल भी है, कि थाइमिन कुछ नहीं, यूरासिल ही है, 5 नंबर में मिथाइल लगा हुआ है, तो 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं इसे। ठीक है, मिथाइलेशन से आया। पेंटोस शुगर, यह है राइबोस शुगर, जहाँ OH होने का स्टेबल अनरिएक्टिव है। यहाँ से स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन हट गया, तो हम इसलिए बोलते हैं डी ऑक्सीजन डिलेट हो गया, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर, और वो है फॉस्फेट। और दो मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बोलोगे, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बोलोगे। मान लो ये तुम्हारा एडिनाइन है और ये तुम्हारा राइबोस शुगर है, तो ये भी ध्यान रखना इनके बीच में जो बॉन्ड होगा ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सेल साइकिल में कल पढ़ा। बट स्टिल अब ये बॉन्ड जो है किसके बीच में बन रहा है? तो पेंटोस शुगर का 1' कार्बन के साथ बन रहा है, और अगर प्यूरिन रहा तो 9 नंबर का नाइट्रोजन, और अगर पायरिमिडीन रहा तो पहला नाइट्रोजन पेंटोस शुगर का 1' कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये देखो जुड़ के बन गया। और जब राइबोस शुगर में एडिनाइन लगा तो उसको बोलोगे एडिनोसिन। ये क्यों इसको मैं एडिनोसिन बोल रहा हूँ? क्योंकि ये RNA है। RNA है मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये राइबोस शुगर है। मान लो सब कुछ सेम है, बस ये ऑक्सीजन हट जाता तब ये DNA बन गया, क्योंकि डीऑक्सी राइबोस शुगर होता तब। तो उस केस में इसका नाम हो जाता है डीऑक्सी एडिनोसिन। मतलब नाम एकदम सेम रहेगा, बस आपका DNA का केस में डीऑक्सी वर्ड ऐड हो जाएगा। ओके, सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड भी करा के मैं दोनों का एक ग्राफ पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। सो दो है न्यूक्लियोसाइड, वहां फॉस्फेट आ जाएगा तो उसे बोलोगे न्यूक्लियोटाइड, और इसका सफिक्स होता है इक एसिड या फिर 8। तो ये मान लो एडिनोसिन था, अब इनके बीच में बॉन्ड बन के एस्टर बॉन्ड बन के फॉस्फोएस्टर बन के बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो ये अभी राइबोस शुगर है, मतलब RNA है, तो इस न्यूक्लियोटाइड एडिनाइन है तो इसका नाम है एडिनाइलिक एसिड या फिर एडिनाइलेट। या फिर अगर फॉस्फेट को हटा दो तो ये क्या है? एडिनोसिन। तो एक ही फॉस्फेट है तो हम मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सेम में अगर बस ये ऑक्सीजन हटा देते तो DNA का स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सेम नाम, बस यहाँ डीऑक्सी आ जाएगा, तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या फिर डीऑक्सी एडिनाइलेट या फिर डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसी प्रकार से हर नाइट्रोजनस बेस का नाम आप ध्यान रख लेना। जैसे यहाँ में देख के रखा हुआ है, RNA में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर रहेगा और फॉस्फेट रहेगा। तो एडिनाइन है तो एडिनो, ये तो न्यूक्लियोटाइड का देख के रखा है। हाँ, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइन होने से ग्वानाइलिक एसिड, साइटोसिन होने से RNA का केस में साइटिडाइलिक एसिड, यूरासिल होने से यूरिडाइलिक एसिड। DNA का केस में डीऑक्सी वर्ड आ जाएगा क्योंकि डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, या फिर डायरेक्टली आप थाइमिडाइलिक एसिड बोलोगे, यूरासिल तो होगा नहीं। और इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन है, ग्वानोसिन, ठीक है, यूरिडिन एंड थाइमिडिन, याद रख लेना। ये जो नाम बोल रहा हूँ याद रख लेना। एडिनोसिन हो गया ना, अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर में आपका यूरासिल होता तो यूरिडिन, थाइमिन होता तो थाइमिडिन, ग्वानोइन होता तो ग्वानोसिन, DNA में डीऑक्सी वर्ड ऐड कर दो बस, ठीक है। वो चार्ट यहाँ नहीं दिया भाई, मैं बोल दिया, आपका कॉपी में होगा ही। तो न्यूक्लियोटाइड भी हमने देख लिया, नाम भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिखाता हूँ एकदम डिटेल में। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, देखो, और ये एक न्यूक्लियोटाइड है। सो दो न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है? पहला शुगर का 3' कार्बन का OH, दूसरे वाले का न्यूक्लियोटाइड का 5' कार्बन का OH, जाके इनके बीच में H2O लॉस्ट होगा, और लॉस्ट होकर देखो यहाँ में ऑलरेडी एक एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, ये वाला, ये रहा, ये वाला एस्टर बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट, और अब ये यहाँ में एस्टर बॉन्ड बन गया। तो कितना एस्टर बॉन्ड जुड़े हुए हैं? एक एस्टर बॉन्ड था, एक नया बन गया, तो दो एस्टर बॉन्ड फॉस्फेट जोड़ के रखा हुआ है दोनों को, तो इसलिए हम कहते हैं फॉस्फेट डाई, मतलब दो डाइएस्टर बॉन्ड। तो इससे बोलोगे डाइन्यूक्लियोटाइड, और एक आके जुड़ेगा तो इसे बोलोगे ट्राइन्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और
फॉस्फोडाइस्टर, अभी मैं पूछिए डाइन्यूक्लियोटाइड है, कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, तो आप याद रख लेना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा फॉर्मूला होगा N-1। यहाँ अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला है तो आप कॉपी में लिख लेना। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मैं सेल साइकिल में पढ़ा के रखा। तो फिर से बता रहा हूँ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? N-1, वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डाइन्यूक्लियोटाइड में कितना है? 1 है। तो मैं बोलूँ 10 न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें कितना होगा? तो 9 हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो फॉर वन चेन, एक चेन का, डीएनए का दोनों का नहीं, एक एक का अलग अलग से निकालोगे आप हमेशा और फिर दोनों को जोड़ दोगे। एक स्ट्रैंड का मतलब, मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ फटाक से। कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ एकदम फटाक से, एकदम कहाँ गया बैकग्राउंड, ओके। सो मान लो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, एक ही बता रहा हूँ मैं, सपोज एक स्ट्रैंड है, यहाँ 20 न्यूक्लियोटाइड है, तो कितना फॉस्फोडाइस्टर बनोगा? N-1 19। तो ये डीएनए है, यहाँ में भी ऑब्वियसली 20 है, तो ये भी 20 न्यूक्लियोटाइड का है, तो इसका भी कितना होगा? 19। तो 19 + 19 आंसर हो जाएगा 38। तुम देखोगे कि एक डीएनए में 14 न्यूक्लियोटाइड है और N-1 39 कर दोगे तो देखो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एक एक स्ट्रैंड का निकाल के प्लस करोगे। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालने का बता दिया मैंने फॉर्मूला। एंड अब एस्टर बॉन्ड का देखो, तो ये रहा फॉस्फोडाइस्टर, एक स्ट्रैंड का, 2 न्यूक्लियोटाइड है तो 1। इसमें एस्टर बॉन्ड कितना है देखो तो एस्टर बॉन्ड हम देखें तो उसका फॉर्मूला होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इंटू 2 + 1, क्योंकि एस्टर बॉन्ड पूछ रहा है तो इसमें 2 है और 1 यहाँ में रहता है, तो हमेशा +1 ऐड कर लोगे, ठीक है। तो कितना होगा इसमें? एस्टर बॉन्ड कितना होगा? 2 × 1 + 1 इक्वल टू कितना? 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ कितना एस्टर बॉन्ड होने वाला है? तो 19 × 2 + 1, 19 × 2 + 1, दोनों को जोड़ दो तो आपका एस्टर बॉन्ड डीएनए का निकल आएगा। हमेशा एक एक स्ट्रैंड का अलग से निकालना है चीज़, ठीक है, एक साथ नहीं। ओके, तो इस हिसाब से न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा होगा, मैं दे दूंगा। ये कुछ टॉपिक से सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जो नेक्स्ट अभी जेनेटिक्स से आएगा तो उसके रिगार्डिंग इसको पढ़ना है कि सबसे पहले डीएनए एसिडिक सब्सटेंस की तरह प्रेजेंट है, उसको फ्रेडरिक मेस्टर ने देखा था 1869 में और उसको उन्होंने न्यूक्लियन टर्म दे दिया था। जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, ये 1952 में उसका पता चला, 1953 में स्ट्रक्चर आया। तो 1869 में न्यूक्लियन डिस्कवर होने का बावजूद भी इतना समय क्यों लगा? क्योंकि उस समय टेक्निकल लिमिटेशन होने की वजह से डीएनए इतना लंबा पॉलीमर को आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल था। हमारा एक सेल, जो सेल हमको दिखता भी नहीं, उस सेल का अंदर में 2.2 मीटर डीएनए है। तो उस समय टेक्निक्स इतना एडवांस नहीं था कि वो आइसोलेट कर पाए, इसलिए इतना टाइम लगा। तो द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल इल्यूसिव रहा काफ़ी समय तक, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट था उस लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियर को आइसोलेट करने के लिए। बाद में डीएनए का मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन आए, उन्होंने डीएनए का एक्सरे किया, एक्सरे तो कर लिया बट क्या आया बता नहीं पाए, कंक्लूजन नहीं दे पाए, बस एक डीएनए का एक्सरे का फोटो रख लिए। नेक्स्ट और एक कहानी, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, चार्गफ का। इरविन चार्गफ ने अपने स्टडी में बताया, और इनका स्टडी था डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो ये सारा कहानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। उन्होंने बोला फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जितना ए रहेगा उतना ही टी रहेगा, जितना जी रहेगा उतना ही सी रहेगा, एंड प्यूरिन का मात्रा हमेशा पायरिमिडिन से इक्वल होगा। और इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर फॉलो नहीं हुआ तो तुम समझना वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, वो कुछ और होगा, आरएनए होगा, डीएनए नहीं होगा। डीएनए तो ये फॉलो होना ही पड़ेगा, ए 50 है तो टी भी 50 होगा, जी 50 है तो सी भी 50 होगा। प्यूरिन 1000 है तो पायरिमिडिन भी 1000 ही होना पड़ेगा प्लस करके, देखेंगे हम। तो A/T रेशियो हमेशा 1 क्योंकि इक्वल होगा, G/C रेशियो हमेशा 1, प्यूरिन बाय पायरिमिडिन रेशियो भी हमेशा 1। प्यूरिन का A + G, तो उसका रेशियो भी 1 होगा। बट A + T एंड G + C कभी भी ये 1 नहीं रहता है, कांस्टेंट रहता है स्पेसीज के लिए, ठीक है। प्यूरिन बाय पायरिमिडिन 1 होगा, बट A + T बाय G + C वो कभी 1 नहीं रहता, वो कांस्टेंट रहता है स्पेसीज के लिए। और फाइनली वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर दिया बेस्ड ऑन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो विल्किंसन और रोजालिन ने किया था, ठीक है। मॉरिस विल्किन एंड फ्रैंकलिन रोजालिन ने, उनके ही बेस्ड में इन्होंने दिया। फिर डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ ए टी का साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, जी सी का साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। इस तरफ डीएनए का स्ट्रक्चर देखो सीधा है, तो इस तरफ उल्टा है। तो हम बोलते हैं डीएनए का जो है पोलैरिटी जो होता है एंटी पैरेलल होता है। एक अगर 5' तो ये रहा 3' है,
तो दूसरा देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, एंटी पैरेलल पोलरिटी होता है। डायमीटर होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 2 नैनोमीटर। 1 टन ऑफ डीएनए को हम कहते हैं हेलिक्स या फिर पिच ऑफ द हेलिक्स कहते हैं। तो 1 टन ऑफ डीएनए में 10 बेस पेयर होता है, और 10 बेस पेयर का जो पिच हम हेलिक्स कहते हैं उसका डिस्टेंस होता है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 3.4 नैनोमीटर। ध्यान रखना 10 बेस पेयर का, तो दो के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 0.34 नैनोमीटर। ये सब डाटा, और ये जितना भी डाटा है ये कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए का डाटा है, वो जो कि है बी डीएनए। अलग अलग टाइप का भी डीएनए होता है, बट हम जो पढ़ रहे हैं सब बी डीएनए का पढ़ रहे हैं। तो फीचर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स क्या है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो हेलिकली बाउंड है, जहां में बैकबोन कौन बनाता है? सुगर फॉस्फेट। पूरा स्ट्रक्चर ही देख चुके हो, तो बैकबोन कौन बना रहा है? सुगर फॉस्फेट, सुगर इधर फिर फॉस्फेट आएगा, एंड नाइट्रोजनस बेसेस इनवर्ट की तरफ है। नाइट्रोजनस बेसेस प्रोजेक्टेड इनवर्ट, नाइट्रोजनस बेसेस। ये सब लाइन ध्यान रखना स्टेटमेंट के लिए। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है हेलिकली बाउंड, बैकबोन कौन बना रहा है? सुगर फॉस्फेट, और नाइट्रोजनस बेस कहाँ में? बाहर ना, इनवर्ट अनसाइड की तरफ प्रोजेक्ट है। कॉइलिंग ऑफ द हेलिक्स इज ऑलवेज राइट हैंडेड होगा, और दो स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है, एक 5 to 3 तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक टर्न ऑफ डीएनए को पिच ऑफ द हेलिक्स कहते हैं, जिसका डिस्टेंस है 3.34 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर। तो दो के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 0.34 नैनोमीटर। राइज पर बेस पेयर, हर बेस पेयर में कितना राइज करता है? 36 डिग्री राइज करता है। डायमीटर तो देख लिया, और ये हमेशा टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी हमेशा सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ रहेगा। और ये सारा कहानी फिर से बता रहा हूँ बी फॉर्म ऑफ डीएनए के लिए है। जेड डीएनए भी होता है, ठीक है, ए डीएनए भी होता है, उसके लिए नहीं। और मान लो ये सपोज अगर मैं तुम्हें ये लेंथ ना बोलूँ, ये लेंथ ना बोलूँ 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, सिर्फ तुम्हें बोलूँ 10 बेस पेयर है, तो तुम लेंथ कैसे निकालोगे? तो लेंथ ऑफ डीएनए को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ बेस पेयर कितना था? 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर अगर करोगे तो लेंथ निकालेगा। डिस्टेंस कितना होता है बेस पेयर के बीच में? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखो कितना आ गया? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखो मैं लेंथ निकालूंगा, तो मेरे को अगर डीएनए का बेस पेयर पता होगा तो मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आपका क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए निकालने का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो लेंथ ऑफ डीएनए क्या है? नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। तो ये सब हमने सब कुछ देख लिया, कोई छोटा नीचे। राइट हैंडेड कॉन्फ़िगरेशन रहता है बी डीएनए का, और डीएनए का स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड तो रहता है। देखो ए टी के साथ कर रहा है, जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड एक बेस पेयर दूसरे के बेस पेयर का ऊपर में स्टैक्ड रहता है, ऐसा करके, तो उसे हम कहते हैं, उनके बीच में भी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके, और उनके बीच में जो फोर्स रहता है उसे हम कहते हैं स्टैकिंग फोर्स। तो स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस स्टैकिंग फोर्स रहेगा बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर। ये भी आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये जेनेटिक्स का बात है, नहीं भूलिएगा। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, बहुत ओल्ड डीएनए का कहानी खत्म। डीएनए का इतना समझने के बाद जो न्यूमेरिकल्स होगा, अगर यहाँ मिल जाए तो ठीक है, और अगर यहाँ नहीं मिला तो आप सेल साइकिल में जाकर न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, जो अगर कोई बाहर का बच्चा है तो। इसका पिछला वाला वीडियो में जाइए, स्टार्टिंग का पार्ट में सब कुछ डीएनए को वहाँ भी समझा के उसका कोई न्यूमेरिकल्स दे के रखा हुआ है। तो क्लास में तो बच्चे किए ही हैं, तो अगर आप किसी को नहीं मिल रहा है तो वहाँ में जाकर देख लेना। अगर यहाँ मिला तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सब हमने देख लिया, न्यूक्लियोटाइड कितना कंपोनेंट है, प्यूरिन, पैरामिडिन, एवरीथिंग, ये सब का स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियोसाइड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स हैं। ये है न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट, शुगर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट। 2 है तो न्यूक्लियोटाइड, 3 है तो साइड, एंड 3 है तो न्यूक्लियोटाइड। सो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सब देख लिया हमने, एवरीथिंग, ठीक है। विल्किंस एंड इन सब का भी कहानी पढ़ लिया। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये एक डाटा है जो आपको क्लास 12 में मिलेगा, आप चाहो तो याद रख सकते हो कि किसका कितना बेस पेयर होता है। तो बैक्टीरियोफेज, ठीक है, लैम्डा वाला, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, से बैक्टीरियोफेज कहता है। ये 12 में मिलेगा, तो ये सब डाटा ऑलरेडी याद ही होगा, याद कर लेना। इसका कितना बेस पेयर होता है? 48502। इकोलाई का कितना होता है? 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। हमारा हैप्लोइड का कितना होता है? 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। तो हमारा डिप्लोइड का कितना होगा? 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर। 5174 बैक्टीरियोफेज का होता है 5383 न्यूक्लियोटाइड, 5386 न्यूक्लियोटाइड।
देखो यहाँ न्यूक्लियोटाइड बोला है, बेस पेयर नहीं बोला है, मतलब ये एक ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इनडायरेक्टली देकर रखा है, तो अगर ऐसा पूछा तो घबरा मत जाना। ये तो सिंपल क्वेश्चन देकर रखा है, और ये कुछ सॉल्व से ये मेरा पुराना चैनल पड़ा हुआ है, इसमें भी सारा लेक्चर्स पड़ा हुआ, कोई चैप्टर का इश्यू से यहाँ भी देख सकते हो, इसमें से भी देख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी देख लेते हैं, तो लेंथ निकालना हमने देख लिया, अभी नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होना पड़ेगा, जैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसको अपने आप को रेप्लिकेट करना आना चाहिए, केमिकल स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। बट आरएनए लेस स्टेबल है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, तो इस केस में डीएनए बाजी मारा। प्रोवाइड म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन, सो आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, स्लोली म्यूटेट होना चाहिए अगर अच्छे से काम करना है, तो इस केस में भी डीएनए बाजी मारा। और एबिलिटी टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये सब जेनेटिक्स में ही पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज यहाँ कैसा है क्या पता नहीं, बट ये ध्यान रखना है, सब प्रॉपर्टी होना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल का। डीएनए आरएनए का डिफरेंस, मेजर डिफरेंस तो ये है, इसमें थायमिन आरएनए में यूरासिल, ये डबल सिंगल स्ट्रैंडेड, यहाँ में 2' OH नहीं रहेगा और आरएनए में तो रहेगा राइबोस शुगर में। ओके, ये सब देखेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लिपिड। तो लिपिड क्या होता है, ऑब्वियसली लिपिड पानी में घुलता नहीं है, तो वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस, क्योंकि कार्बन CN होगा H2N, N कितना भी नंबर हो सकता है, बट ऑक्सीजन हमेशा 2 रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन का नंबर कम रहता है। सो फैट्स और उसका सारा डेरिवेटिव को ही कंबाइंडली आप लिपिड्स कह सकते हैं, जितना भी फैट्स है या फिर उससे जो भी चीज़ बन रहा है उसी को आप लिपिड कह सकते हो। ठीक है, और भी लिपिड क्या हम देखेंगे डिटेल में। सो लिपिड बायो माइक्रोमोलिकुल है, वाटर इनसोल्यूबल है। तो लिपिड्स का भी टाइप है, कोई कोई है सिंपल लिपिड, कोई कोई है कंपाउंड लिपिड, और कोई कोई होता है डिराइव लिपिड। देखेंगे इसको। सिंपल लिपिड क्या है, फैटी एसिड को आप बोलोगे सिंपल लिपिड, ग्लिसरॉल को आप बोलोगे सिंपल लिपिड। ठीक है, ग्लिसरॉल को ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो फैटी एसिड इज ऑल्सो लिपिड, सिंपल लिपिड बात, ग्लिसरॉल इज ऑल्सो लिपिड, कैसा लिपिड, सिंपल लिपिड। और दोनों जुड़ जाए तो भी आप सिंपल लिपिड ही कहोगे, तीनों को क्या बोलोगे, सिंपल लिपिड। और इनके साथ, इसके साथ अगर कोई एडिशनल ग्रुप जुड़ जाए, मान लो फॉस्फेट, तो उसे बोलोगे कंपाउंड लिपिड। और इन लोगों से कुछ डिराइव होकर रखा हुआ है तो उसे बोलोगे डिराइव लिपिड्स। तो हम 1 by 1 देखेंगे, सिंपल लिपिड्स है। तो पहले फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है, लिपिड है। व्हाट इज फैटी एसिड, फैटी एसिड इज नथिंग लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बस। व्हाट इज फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब ये हाइड्रोकार्बन चेन का नंबर 1 से लेकर 19 तक हो सकता है, और एसिड में तो 1 कार्बन होगा। तो फैटी एसिड का पूछो तो हम C2 से C20 कहते हैं, क्योंकि एक अगर मान लो यहाँ से आ गया एक एसिड है तो 2 मिनिमम एंड 20। ग्लिसरॉल क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं उसे, और दोनों जब जुड़ जाए तो भी आप उसे क्या बोलोगे, सिंपल लिपिड ही कहोगे। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड मतलब, तो ये ग्लिसरॉल है, ये रहा फैटी एसिड। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, विद द हेल्प ऑफ H2O, इनके बीच में बॉन्ड बन गया एस्टर बॉन्ड। तो इस केस में आप बोलोगे इसे मोनोग्लिसराइड। एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़ा, एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़ा तो डाइग्लिसराइड। एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ा, 3 एस्टर बॉन्ड बना के, तो उसे बोलोगे ट्राइग्लिसराइड, एंड दिस इज ट्रू लिपिड। ये सब भी लिपिड है, बट इसे हम ट्रू लिपिड्स कहते हैं क्योंकि मेजोरिटी इसी फॉर्म में मिलता है। तो हो गया फैटी एसिड, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर उनमें लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन है विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोकार्बन चेन है, और उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसको बोलोगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसे क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है, ये लोग घी है, बटर है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड नहीं है तो ये काफ़ी टाइटली पैक रहते हैं। क्योंकि जिसमें डबल बॉन्ड आ जाता है तो उनमें क्या होता है, ऐसा किंक, ऐसा लंगड़े की तरह स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम कहते हैं किंक, जिसकी वजह से पैकिंग थोड़ा कम होता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी कम होता है। ठीक है, सो जितने भी एनिमल से आने वाले प्रोडक्ट्स सब होते हैं, ज़्यादातर घी, बटर, वो लोग सैचुरेटेड होता है। प्लांट से आने वाला जितना भी ऑयल्स वॉयल है, ये लोग क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट सैचुरेटेड का एग्जांपल याद रखना है, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड को P को उल्टा घुमा दो तो 6 की तरह बन जाता है, तो 16 कार्बन का याद रख लेना, इंक्लूडिंग COH। तो आपको पूछेगा पाल्मिटिक एसिड में कितना कार्बन है, एक्सक्लूडिंग COH, तो 15 बोलोगे। स्टेरिक, S को ऐसा कर दो 8 बन जाएगा, तो ये 18 कार्बन का होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग COH ग्रुप।
अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अगर एक ही डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलोगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक से ज़्यादा हो तो उसे बोलोगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसे मुफा, इसे पूफा कहते हैं। तो इसका एग्जांपल ओला से याद रख लेना चारों का। तो मुफा का एग्जांपल है ओलिक एसिड, एक ही डबल बॉन्ड है। इसका नेक्स्ट है पूफा का एग्जांपल है लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड अराकिडोनिक एसिड, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट, ये दो और ये एटलीस्ट याद रख लेना, बाकी तो आप देख लो। तो इसमें 2 है डबल बॉन्ड, इसमें 3, इसमें 4 डबल बॉन्ड, और ये 20 कार्बन का आता है अराकिडोनिक एसिड। बाकी का कार्बन नंबर ध्यान नहीं रखना है। ओके, तो लिपिड सिंपल कंपाउंड डिराइव हो सकता है, ऑलरेडी सब देख लिया, फैटी एसिड एंड ऑल दिस। ये आपका ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, यहाँ से और एक बार दिखा दे रहा हूँ। एक फैटी एसिड है मोनो, 2 आया डाई, 3 आ गया ट्राई। ये पाल्मिटिक एसिड 20 कार्बन का। कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड कुछ नहीं है, जब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के साथ एडिशनल ग्रुप लगे तो उसी को बोलोगे कंपाउंड लिपिड। जैसे मान लो फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फेट लग गया इस लिपिड में, फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट लग गया, और ये कहाँ मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में फाउंड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है लेसिथिन, ध्यान रख लेना, और ये इसका स्ट्रक्चर याद रख लेना। तो ये तो ग्लिसरॉल है, तो एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, तीसरा वाला में ये फॉस्फेट आ चुका है, यानी ये कोलिन ग्रुप आ चुका है। ठीक है, तो यह है लेसिथिन का स्ट्रक्चर, आप ध्यान रख लेना। ये फॉस्फेट, देन CH2N, CH3, CH3, CH3। ये स्ट्रक्चर तो गड़बड़ी लग रहा है मुझे, क्योंकि ये रहा, दिस इज द स्ट्रक्चर जो हम लोग फॉस्फोलिपिड पढ़ते हैं ना, हेड और 2 पोलर, आपका जो टेल है, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, ये रहा। सो ये ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, तो टेल 1 टेल 2, और ये है आपका हेड, फॉस्फेट CH2 CH2N CH3 CH3 CH3। तो यही फॉस्फोलिपिड एग्जांपल लेसिथिन, और ये है कोलिन ग्रुप। और डिराइव लिपिड क्या है, ये वो प्रोडक्ट है जो सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलाइसिस से बनेगा, उसको बोलोगे डिराइव लिपिड। कोलेस्ट्रॉल, इसका एग्जांपल याद रख लेना, एनसीईआरटी का फिगर है, ध्यान रख लेना। 6 6 6 5 कार्बन का रिंग है, 1 2 3 4 5, ये स्ट्रक्चर याद रख लेना पहचानने के लिए, कोलेस्ट्रॉल। सो एक बार यहाँ भी देख लेते, कुछ छूटना नहीं चाहिए। इसका एग्जांपल जिंजरली ऑयल, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड एंड ऑल दिस, घी बटर, मुफा पूफा फूफा, ये सब भी हो गया। लेसिथिन जो सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा। अगर मान लो ग्लूकोज रह गया लिपिड के साथ तो ग्लाइकोलिपिड बोलोगे। लेसिथिन को फॉस्फोलिपिड या फिर फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी कह देते हैं, घबरा मत देना इस वर्ड से। और सिंपल और कंपाउंड से बनेगा डिराइव बोलोगे कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे लिवर में एसिटिक एसिड से भी सिंथेसाइज होता है। तो 6665 ध्यान रखना इसका। ओके, तो नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। टॉपिक जो नेक्स्ट है वो है मेटाबॉलिज्म। तो हमने अभी तक देख लिया एमाइनो एसिड को, देख लिया, उसके थ्रू प्रोटीन देख लिया, देन हमने नाइट्रोजनस बेस एंड ऑल दिस एंड डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, लिपिड भी देख लिया। अभी देखेंगे मेटाबॉलिज्म थोड़ा, फिर एंजाइम्स देखेंगे एंड देन कार्बोहाइड्रेट, जो भी आ रहा है उसी को देखते चलेंगे। सो मेटाबॉलिज्म क्या है, मैं जो अभी बोल रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, तो मेरे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन टोटल चल रहा है तो उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मैं बोलने के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए, तो मेरे बॉडी में खाना टूट रहा है, तो टूटने वाला रिएक्शन को काटने वाला को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और मेरे बॉडी में जो बनने वाला रिएक्शन है उसको बोलेंगे हम एनाबॉलिज्म। और बनना टूटना टुगेदर सबको मिला के हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, जिसमें से टूटने वाले का कैटाबॉलिज्म, बनने वाले का एनाबॉलिज्म। जैसे कि मान लो ग्लूकोज टूट के 2 पायरुविक एसिड बनाए ग्लाइकोलाइसिस में, तो टूट रहा है तो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल। एमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना रहा है तो बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। ना मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिज्म का दौरान जो भी इंटरमीडिएट्स बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवे, उसी को बोलोगे मेटाबोलाइट्स। और मेटाबोलाइट्स रैंडम इधर उधर नहीं रहता, मेटाबोलाइट्स का एक प्रॉपर डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन होता है, ऐसा पॉइंट ध्यान रख लेना। और इसका फ्लो लीनियर हो सकता है, जैसे हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, या फिर क्रेब्स साइकिल, इसका फ्लो कैसा हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। सो उसका डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन होता है, इसका फ्लो लीनियर या फिर कैसा हो सकता है, आपका सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म देख लिया, केमिकल रिएक्शन स्टाइल लिविंग सिस्टम, जिसमें से बनने वाले को एनाबॉलिज्म, टूटने वाले को कैटाबॉलिज्म। और जो भी कैटाबॉलिज्म से एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में रखेंगे, और उस एनर्जी से हम अपने बॉडी में बनाएंगे, सब कुछ मेंटेन करेंगे, मैकेनिकल, ऑस्मोटिक और सब कुछ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी मेरे बॉडी का क्या है, एटीपी। ये सब हमने पढ़ चुका है रेस्पिरेशन प्लांट में। और जो भी इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक रिएक्शन में बनता है उसी को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स।
और इसका फ्लो का डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन होता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस में गाड़ी का होता है, ठीक है, ट्रैफिक में। और मेटाबोलाइट्स, इसी मेटाबोलाइट का फ्लो को हम कहते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसका लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, और ये लाइन भी याद रख लेना। यही मेटाबोलाइट का फ्लो को हम क्या भी बोलते हैं, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। अच्छा, नेक्स्ट मेटाबोलाइट्स तो हो गया। अब मेटाबोलाइट्स दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो सब मेटाबोलाइट्स है जो मेरे बॉडी में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, बॉडी में उसका फंक्शन बढ़िया से आइडेंटिफाई हो चुका है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, ये वो सब मेटाबोलाइट्स है जो बन तो जा रहा है, मान लो एक मेटाबॉलिज्म चल रहा, बन गया, बट उसका कोई, जिसका भी बॉडी में बना उसका कोई काम का नहीं रहा। ये किसका काम का, ये मान लो ये एक मान लो कोई एक एनिमल ने बनाया सपोज, या फिर कोई मान लो प्लांट बनाया, प्लांट का एक मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है, यहाँ ये मेटाबोलाइट्स बना हुआ है, तो बन तो गया बट इसका कोई काम का नहीं आएगा, ये ह्यूमन का काम का आ रहा है, तो इस मेटाबोलाइट्स को आप बोल दोगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो ये डायरेक्टली बॉडी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, बट प्रोड्यूस है साइड प्रोडक्ट। एंड ये प्रोड्यूस कौन कौन करता है, तो ध्यान रखना है, ज़्यादातर प्लांट्स, फंगाई एंड माइक्रोबियल सेल्स, मतलब बैक्टीरिया लोग, प्लांट, फंगाई, बैक्टीरिया लोग बनाता है। और ये बेनिफिशियल रहता है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए एंड इकोनॉमी के लिए, इकोलॉजिकल रोल भी है इसका, इकोलॉजिकल रोल भी होगा, एक एनसीईआरटी में एक बार चेक कीजिएगा। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आइडेंटिफाइबल फंक्शन है, नेसेसरी फॉर लाइफ है, जैसे अमाइनो एसिड चाहिए, शुगर चाहिए, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चाहिए। और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व में नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलेंगे। कौन बनाता है, प्लांट, फंगस, बैक्टीरिया, है सब। और ये लोग क्या है, अल्कालॉइड्स, पिगमेंट, एसेंशियल ऑयल एंड ऑल दिस। और यहाँ से हर साल नीट में क्वेश्चन आना ही आना है इससे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एवरी ईयर क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रख लीजिएगा पिगमेंट पैक, पिगमेंट का होगा एंथोसायनिन एंड कैरोटीनॉइड, ठीक है। और यहाँ में आप याद रख लेना मैक, तो इसको एएमसी याद रख लेना, आसाम मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अल्कालॉइड का एग्जांपल होगा मॉर्फिन एंड कोडेन। टॉक्सिन का टार से याद रख लेना, एब्रिन एंड रिसिन। लेक्टिन, लेक क की तरह प्रोनाउंसिएशन है तो कौन का विलिन ए। टर्पिनोइड्स, टर्पिनोइड्स है तो मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, ऐसे ही हो जाएगा। ड्रग्स में याद रख लेना विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन, ठीक है। VCD याद रख लेना कि ड्रग्स में क्या जाता है, विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन। ऑयल्स में आ जाएगा लेमन ग्रास ऑयल, एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आ जाएगा गम्स, रबर, सेलुलोज, ऑल दिस आर पॉलीमर। तो यहाँ से 2026 में क्वेश्चन आना ही आना है, कैसे भी करके याद कर लेना। ऑलरेडी याद होगा, टेक्निक से भी याद कर सकते हो, रिकॉलिंग करना भूलना नहीं, ठीक है। तो ये सब ड्रग्स में काम आता है। तो एब्रिन जो आपका रोजरी पी से ऑब्टेन होगा, रिसिन जो आपका रिसिनस कम्युनिस्ट से ऑब्टेन होगा, कैस्टर से, कॉनकावलिन ए, और विनब्लास्टिन जो होता है इससे ऑब्टेन होता है, ठीक है, विंसा रोसिया से। कुरकुमिन तो हल्दी से मिलता है, एंड रबर एंड गम। तो पिक्चर्स दिखा दिया ताकि और तरह क्लियरिटी रहे और क्लैरिटी रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट का, थोड़ा सा डिस्कशन कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है नथिंग बट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। केमिकली देखो तो कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है, बहुत सारा हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा और एल्डिहाइड रहेगा या फिर क्या रहेगा, कीटोन। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये लोग सोल्यूबल होता है वाटर में एंड स्वीटिंग टेस्ट होता है, इसलिए हम इसे शुगर कहते हैं, सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को एक्चुअली हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चरल वाइज आपको चंदन सर पढ़ा देंगे। पढ़ाता था पहले 2-3 साल पहले जब टाइम होता था, बट इस साल सिंस क्लास में पढ़ाया नहीं, तो वहाँ में अभी इसको मिक्स नहीं कर रहा कि कैसे लीनियर स्ट्रक्चर होता है, आपका चेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो सब चंदन सर पढ़ा देंगे। पहले पढ़ाता था तो पीपीटी में मिलेगा। सो कार्बोहाइड्रेट केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। अगर कार्बोहाइड्रेट में एक ही यूनिट रहेगा तो उसे बोलोगे मोनोसेक्राइड, एक यूनिट अगर 3 कार्बन का है तो ट्राइस शुगर, 4 कार्बन का है तो टेट्रोस शुगर, 5 कार्बन का है तो पेंटोस शुगर, जैसे राइबोस शुगर, मोनोसेक्राइड है, एक यूनिट। 6 कार्बन का रहा है हेक्सोस शुगर, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, है सब। अब 2 से 10 यूनिट रहा तो उसे बोलोगे ओलिगोसेक्राइड, जैसे ये 2 यूनिट रहा तो उसे बोलोगे डाइसेक्राइड, 3 यूनिट रहा तो बोलोगे ट्राइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का 3 एग्जाम्पल याद रखना, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज। माल्टोस डाइसेक्राइड है किस चीज से बना हुआ, ग्लूकोस और ग्लूकोस से। लैक्टोस ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस, गैलेक्टोस में लैक्टोस आ ही रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, ग्लूकोस तो तीनों में ही है। और सुक्रोज ग्लूकोस प्लस फ्रुक्टोस, तो उस डाइसेक्राइड को बोलोगे आप सुक्रोज। पॉलीसेक्राइड जिसमें 10 से ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट होगा।
अब रिपीटिंग यूनिट अगर सेम होगा तो उसे बोलोगे होमोपोलीसेकेराइड, रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट होगा तो उसे बोलोगे हेटेरोपोलीसेकेराइड। ठीक है, होमोपोलीसेकेराइड का भी अलग अलग है, कोई कोई का स्ट्रक्चरल रोल है, कोई कोई का स्टोरेज रोल है। स्टोरेज रोल में कौन आ जाएगा? स्टार्च। स्टार्च का यूनिट कौन है? ग्लूकोज। ध्यान रखना, किसका स्टोरेज? फूड स्टोरेज इन प्लांट। प्लांट हमारे में कौन है? ग्लाइकोजन। यूनिट क्या है? रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज ही है एनिमल में। और इनुलिन फ्रुक्टोज की, इनुलिन भी पॉलीसेकेराइड है, होमोपोलीसेकेराइड, जिसका मोनोमर यूनिट क्या है? रिपीटिंग यूनिट इनुलिन और फ्रुक्टोज। इंसुलिन मत पढ़ लेना इसको। एंड हेटेरोपोलीसेकेराइड में आ जाएगा अगारोस, हाइलुरोनिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, बैक्टीरियल वाल में जो मिलेगा। और होमोपोलीसेकेराइड का स्ट्रक्चरल रोल देख लेते हैं। सेलुलोस यूनिट क्या है? ग्लूकोज। कहाँ मिलेगा? प्लांट का सेल वॉल में। एंड काइटिन, काइटिन कैसा बना रहता है? नाक से, एन स्टेट ग्लूकोसामाइन से। ठीक है, कहाँ का मिलेगा? फंगल सेल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा में भी मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये कार्बोहाइड्रेट का ओवरऑल क्लासिफिकेशन है क्वेश्चंस के लिए। और थोड़ा देख लेते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये मान लो एक शुगर है, ये ग्लूकोज है, तो दो ग्लूकोज के बीच में एक से H दूसरा से OH होके डिकंडेंसेशन रिएक्शन होके विद द हेल्प ऑफ H2O रिलीज होके यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसी को आप बोलोगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, सो ये OH नीचे है तो इसलिए इसे अल्फा ग्लूकोज कह रहे हैं। सो विद द हेल्प ऑफ वाटर इनके बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। तो दो ग्लूकोज आपस में जुड़ चुके हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो अब इसे बोलोगे डाइसेक्राइड, और दो ग्लूकोज है तो इसे क्या बोलोगे आप? माल्टोस। ठीक है, अब मैं पूछूं एक ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो दो ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, तो बताओ बनेगा क्या? माल्टोस। अब माल्टोस का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? तो तुम प्लस करके ऐसा मत कर देना C12H24O12, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब माल्टोस बन रहा है, दो ग्लूकोज आपस में जुड़ रहे हैं माल्टोस बनने के लिए, तो उनके बीच में क्या लॉस्ट हो रहा है? H2O, तो वो माइनस करो आप, तो C12 होगा। ठीक है, H22 होगा, 24 नहीं, क्योंकि 2 H गया, एंड O11 होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ माल्टोस। ठीक है, इसी प्रकार से आप मोलिकुलर वेट भी माल्टोस का निकाल सकते हो। मोलिकुलर वेट 342 निकाल सकते हो इजीली। अब थोड़ा बहुत स्टार्च का बात कर लेते हैं जितना एनसीईआरटी में देकर रखा है। स्टार्च दो पार्ट का कंपोज होता है, एक है एमाइलोज, दूसरा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन के बारे में हमने पढ़ा है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है एमाइलोपेक्टिन, ये सिमिलर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च जो रेड एल्गी में मिलता है, रोडोफाइसी में। ठीक है, एमाइलोज 10 से 30% स्टार्च का कंटेंट करता है, एंड एमाइलोज ज़्यादा कंटेंट करता है 70 to 90%। ये सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन नहीं बनाता। एमाइलोज सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए जब आयोडीन टेस्ट किया जाता है तो ये आयोडीन को होल्ड कर लेता है और ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो ये आयोडीन को होल्ड कर सकता है, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट देता है आयोडीन के साथ ब्लू कलर। तो किसी भी चीज़ में आयोडीन टेस्ट करो, अगर वो ब्लू कलर देता है तो आप समझना उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टार्च का टेस्ट को हम पता कर सकते हैं। कैसे वो आयोडीन को होल्ड किया? क्योंकि आयोडीन का पास होता है एमाइलोज, एमाइलोज बनाता है सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर, इसलिए। सेलुलोज जो है इसका भी मोनोमर यूनिट ग्लूकोज है, बट यहाँ में कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए नेगेटिव टेस्ट देता है आयोडीन के साथ। कॉटन सेलुलोज जैसे कहाँ कहाँ मिलेगा? कॉटन फाइबर, पेपर पल्प, ये सब सेलुलोज का एग्जाम्पल सब। नेक्स्ट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का आप देखो तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये होता है लेफ्ट एंड और ये हो गया आपका राइट एंड। हमेशा याद रख लेना, राइट एंड जो होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है। ठीक है, जो भी शुगर अगर Cu2+ को सोल्यूशन में रिड्यूस कर सकता है तो उसको बोलेगा प्रोड्यूसिंग शुगर। तो इसमें आ जाता है सारा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ध्यान रखना। वो केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चरली वाइज देख लोगे। तो लेफ्ट हैंड रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, R फॉर राइट, R फॉर रिड्यूसिंग, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन है कि पॉलीसेकेराइड में 50 यूनिट है और ईच का मोलिकुलर वेट 70 है, हाइपोथेटिकल। तो फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीसेकेराइड बोल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करोगे? 50 × 70 कर दोगे, बट 50 यूनिट आपस में जुड़ने के लिए कितना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा? 49। तो 49 H2O लॉस्ट हुआ है, तो H2O का वेट कितना होता है? 18। तो 49 तो माइनस कर दोगे ये, तो आंसर आपका आ जाएगा। प्रोटीन में 80 अमाइनो एसिड से बना हुआ है और मोलिकुलर वेट 40 है। फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन। तो एक प्रोटीन 80 अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो वहाँ 79 पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो माइनस H2O को करोगे और H2O का वेट होता है 18। तो 18 × 79 माइनस करके इसको पहले तो हर एक का वेट से इसको इंटू करो, 80 अमाइनो एसिड को 40 × 80, फिर वाटर का वेट को माइनस कर दो 79, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनने में उतना वाटर लॉस्ट हुआ, तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना।
तो ये कुछ स्ट्रक्चरली हम देख लेते हैं। स्टार्च का तो पता ही आपका ग्लूकोज से बना है, सेलुलोज भी ग्लूकोज, इनुलिन आपका फ्रुक्टोज, ठीक है। काइटिन जो बना हुआ है एक्सोस्केलेटन इसमें मिलेगा। और कुछ कुछ ये लाइन ध्यान रख लेना, मिस नहीं हो जाए। कुछ कुछ ना कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है जो अमाइनो शुगर से बनाता है, जैसे ग्लूकोस अमाइन, ठीक है। फिर आपका मान लो एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, तो ये सब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, अमाइनो शुगर है लोग, ठीक है। शुगर के साथ अमाइन ग्रुप भी रहेगा। ये एनसीईआरटी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, ये आयोडीन टेस्ट दिखा रहा है। ये किताब का कुछ राइटअप ये भी यहाँ है, इसमें कुछ छूटना तो नहीं चाहिए। अमाइनो शुगर का एग्जांपल याद रख लेना, ठीक है। मॉडिफाइड शुगर का भी, मॉडिफाइड शुगर का एग्जांपल है, सब याद रख लेना। ये स्ट्रक्चर है आपका माल्टोस, सुक्रोस एंड लैक्टोस का। ये डिटेल स्ट्रक्चर है माइलोपेक्टिन एमाइलोस दिखा रहा है। ये 3D स्ट्रक्चर है एंजाइम्स का, इसमें हम आएंगे, क्लासिफिकेशन था। एक रिंग स्ट्रक्चर है पायरेनोस फुरानोस, ये सब केमिस्ट्री में चंदन से पढ़ाएंगे, डोंट वरी। सो बायोलॉजिकली एक्चुअली इतना तक ही चाहिए था जितना मैंने बता दिया। कार्बोहाइड्रेट यहाँ तक थोड़ा देख लो एंड दिस ऑल खत्म। बाकी केमिस्ट्री के साथ थोड़ा मैच करके कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना आप। तो लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं, वो है एंजाइम्स इस चैप्टर का। एंड एंजाइम से 2 क्वेश्चन कंफर्म होता है इस साल भी। एंजाइम्स में 2 क्वेश्चन कंफर्म होगा, देखते हैं। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? टर्शियरी प्रोटीन। क्यों टर्शियरी प्रोटीन? क्योंकि टर्शियरी प्रोटीन में जब वो फोल्डिंग करता है तो कुछ पॉकेट्स क्रिएट करता है, वही पॉकेट होता है एक्टिव साइड। एक्टिव साइड में सब्सट्रेट बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंजाइम्स आर नथिंग बट क्या है? प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को फर्स्ट करता है हमारे बॉडी में, तो इसलिए हम इसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। ऑल एंजाइम, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट सारा प्रोटीन एंजाइम नहीं है। सेकेंडरी प्रोटीन एंजाइम है क्या? प्राइमरी लीनियर स्ट्रक्चर एंजाइम है क्या? नहीं। तो ऑल प्रोटीन आर नॉन एंजाइम, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्यों ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन? क्योंकि कभी कभी आरएनए भी एंजाइम की तरह एक्ट करने लग जाता है। अब बोलोगे आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल है, हाँ जेनेटिक मटेरियल है, बट इट ऑल्सो समटाइम्स आरएनए ऑल्सो एक्ट एज एन एंजाइम। और जो आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है उस आरएनए को हम कह देते हैं राइबोजाइम। ध्यान रख लेना। इसका एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, पेप्टिडियल ट्रांसफरेज। पेप्टिडियल ट्रांसफरेज जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में काम आता है। प्रोकैरियोट्स में यह है 23S rRNA और यूकैरियोट्स में यह है 28S rRNA। ध्यान रखना आप। सो हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है, हर एंजाइम अपना सब्सट्रेट को खुद पहचानता है, सब देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड आरएनए जब बिहेव करने लगा एंजाइम के साथ तो सब लोग राइबोजाइम। डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड बोलना गलत है, इसलिए ब्रैकेट में आरएनए दिया, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड बोलने से डीएनए भी आ जाता है। और एंजाइम टर्शियरी स्ट्रक्चर था 3D विथ क्रेवाइसेस पॉकेट्स, उसको बोलते हैं एक्टिव साइड, जहाँ सब्सट्रेट आकर फिट होता है, ठीक है। देखेंगे हम। देख लेते हैं, रुको एक बार। ओके, वहीं से थोड़ा कहानी पढ़ लेते तो फिर। तो एंजाइम क्या कर देता है? देखते हैं ये एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाता है। एंजाइम क्या इंक्रीज कर देता है? स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देता है। एंजाइम स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता है। जैसे कि एक रिएक्शन है, मान लो CO2 + H2O, ये बनेगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो यही अगर रिएक्शन बिना एंजाइम का होगा, नेचुरली अगर वाटर में यही रिएक्शन बिना एंजाइम का होता है तो सिर्फ 200 बनेगा पर आवर। और यही रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है, और हमारे बॉडी में इस रिएक्शन को करने के लिए एक एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेस। तो ये सेम प्रोडक्ट आपका बनेगा 6 लाख पर सेकेंड। तो देखो एंजाइम कितना गुना स्पीड बढ़ा दिया। कहाँ बिना एंजाइम, कहाँ विदाउट एंजाइम कितना बन रहा था? 200 पर आवर। और कहाँ एंजाइम का मतलब से 6 लाख पर सेकेंड। स्पीड 1 करोड़ टाइम्स बढ़ गया, 10 मिलियंस टाइम स्पीड बढ़ा देता है।
तो एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता है एंड इटसेल्फ रिमेन अनयूज्ड। और एंजाइम कभी भी एक रिएक्शन में यूज नहीं होता, बस वो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर प्रेशर में काम कर सकता है, बट हमारा एंजाइम नहीं काम कर सकता, क्योंकि एंजाइम तो प्रोटीन है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये भी एक डिफरेंस ध्यान रखना। और एंजाइम कभी भी एक रिएक्शन में यूज नहीं होता, वो बस आता है रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाता है। यही सब बातें यहाँ बोला गया है कि रेट ऑफ द रिएक्शन कैटेलाइज जो एंजाइम से कैटेलाइज होता है बहुत हाई होता है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्राइज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम है, ये इस रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है। इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम सिर्फ 200 बनेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइज 6 लाख बनेगा पर सेकेंड, तो 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है। ठीक है, और फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, याद रख लेना, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो या तो वो डबल या तो आधा हो जाएगा ऑन आइडर डायरेक्शन। इसको मैं टेम्परेचर जब बढ़ाऊंगा तब बता रहा हूँ। सो मेटाबॉलिक पाथवे में हर स्टेप इज कैटेलाइज बाय एंजाइम। ये लाइन छोड़ो, एक चीज ध्यान रखना, हमारे बॉडी में कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम का नहीं हो सकता, तो मेरे बॉडी में हर रिएक्शन एंजाइम से कैटेलाइज होता है, बिना एंजाइम का कोई भी रिएक्शन नहीं चलेगा। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होता है तो 30 अलग अलग एंजाइम चाहिए होगा, ये सब एग्जांपल देकर रखा हुआ है ना। हाउ डू एंजाइम स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन? तो एंजाइम स्पीड कर देता है केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके दिखा रहा हूं मैं, देखो। तो ये मान लो एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन एक बीच में अनस्टेबल, टेम्पोररी अनस्टेबल स्टेज आता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दो जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड द सबस्ट्रेट एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो ये लाल वाला जो है ये एंजाइम का रिएक्शन है, तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो एंजाइम कैसे काम करता है? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है, एडिशनल एनर्जी जो चाहिए होता है केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी डिफरेंस है किसके बीच में? सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। ओके, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, स्पीड कर देगा। ठीक है, ये सब तो देख लिया। ये एक लाइन था कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऐसा नहीं कि सब एंजाइम ही प्रोटीन है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, क्योंकि देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड आरएनए जो एंजाइम की तरह काम करेगा, उसे बोलोगे राइबोजाइम। ये सब तो देख ही लिया, एवरीथिंग। पॉकेट्स बनाएगा, फिट करेगा। ठीक है, टेम्परेचर होगा 80, हॉट ओवन, सल्फर, स्प्रिंग, कुछ कुछ। और देखो टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा और 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो आपका एंजाइम डिग्रेड होगा। बट कोई कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हाई टेम्परेचर में रहने के बाद भी उसका एंजाइम काम करता है, जैसे कि एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वाटिकस, जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे क्लास 12 में, तो वही बोल के रखा है। कोई कोई रहता है थर्मल स्टेबिलिटी किस किस का रहता है। वैसे भी एंजाइम का, जैसे एंजाइम का मान लो 6.5 से मान लो 7 के बीच में एंजाइम एक बेस्ट काम कर रहा है एंजाइम्स पीएच। बट कोई कोई एंजाइम एसिडिक पीएच में काम करते, जैसे हम लोग का स्टोमक में पेप्सिन, वो सब एक्सेप्शन रहेगा, ध्यान रखना। तो ये यही सब दिखा रहा है। रेट को आप वेलोसिटी बोलोगे अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड होगा। रेट ऑफ फिजिकल केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस्ड होगा, ऑब्वियसली वो सब हम देखेंगे। एक जनरल थंब रूल है कि 10 डिग्री डबल या हाफ होगा ऑन आइडर डायरेक्शन 10 डिग्री राइस में, ये सब देखेंगे हम। पहले देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आपका एंजाइम एक्टिविटी। तो टेम्परेचर क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा एंजाइम एक्टिविटी बढ़ते जाएगा। एक समय एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जहाँ वो मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाएगा, तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। उससे ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो ये क्या होगा, आपका बॉन्ड टूटते जाएगा। सो इसका ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा। तो एंजाइम्स सोर्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर इन पीएच, तो पीएच एंड टेम्परेचर का ग्राफ सेम होगा। ठीक है, सो लोअर टेम्परेचर में एंजाइम क्या होगा, इनएक्टिव, और हाई टेम्परेचर करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। लोअर टेम्परेचर में इनएक्टिव होगा टेम्पोरेरी, और हाई टेम्परेचर में बॉन्ड टूटा तो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। ये सब बातें ध्यान रखना, बताएगा कोई कोई चैप्टर में। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर प्रेशर में आराम से काम कर देता है, बट हम लोग का एंजाइम नहीं काम कर पाएगा। थर्मोस्टेबल ऑर्गेनिज्म का अलग बात है, उनका एंजाइम्स काम कर देता है हाई टेम्परेचर में भी,
थर्मस एक्वाटिकस। अब अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का बात करें तो मान लो ये रहा आपका एंजाइम, ये रहा सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और बाइंड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बट अब देखो सारा एंजाइम का तो ये क्या होगा, अब जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बट एक बार जब सारा एक्टिव साइट कवर हो चुका है, अब मैं जितना भी सबस्ट्रेट दूँ, क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब कोई भी एक्टिव साइट खाली नहीं बचा हुआ है। तो इस केस में आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा एंजाइम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को लेके। सो विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी पहुंचेगा और वो मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाएगा। अब आप उसके बाद जितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बचाओ नहीं पहुंचने वाला। क्यों? क्योंकि बहुत कम एंजाइम है और सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, या फिर एंजाइम का कोई भी एक्टिव साइट खाली नहीं बचा हुआ है ताकि वो सबस्ट्रेट को बाइंड कर पाए। तो ये रहा मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर यहाँ मैक्सिमम है तो आधा कहीं यहाँ होगा, ध्यान देना। हाँ, आधा कहीं यहाँ होगा, तो इसे हम बोलते हैं Vmax/2। कौन सा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन में आधा हुआ? तो ये रहा, तो इसे हम बोलते हैं Km, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, व्हाट इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट? इट इज दिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये देखो तो सबस्ट्रेट का है ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ, वेलोसिटी इज हाफ, Vmax/2। आप ध्यान रखना Km का बारे में, ठीक है। Km क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रेट ऑफ द रिएक्शन इज हाफ। तो ये हमने देख लिया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ वो सरच कहानी। सो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी डबल होगा या फिर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ गया तो 10 डिग्री राइज किया तो डबल हो गया, बट और 10 डिग्री बढ़ा दिए तो यहाँ से यहाँ हो गया तो आधा हो गया। वो थोड़ा समझा रहा है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री तक पकड़ लो ह्यूमन के लिए। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन का कहानी देख लिया हमने। यहाँ में मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों पहुंच गया? क्योंकि अब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जितना भी बढ़ाओ वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नो मोर एक्टिव साइट लेफ्ट रहेगा टू बाइंड टू सबस्ट्रेट। यह Km है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन रेट इज हाफ, दैट इज Km कुछ नहीं है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है एट विच मैक्सिमम वेलोसिटी इज Vmax/2, दैट इज Km। और Km हमें इफिशियंसी ऑफ एंजाइम बताएगा। जितना कमती Km होगा उतना ही ज़्यादा इफिशियंट एंजाइम होगा। तो मान लो दो एंजाइम है, एंजाइम 1 का Km 10 है, इसका 50 है, तो कौन सा एफिशिएंट है? तो हम बोलेंगे एंजाइम 1। ध्यान रखना ये एफिशिएंसी बताएगा। ये किताब का फिगर आप पहचान लेना, पीएच एंड टेम्परेचर का सेम है ऑलमोस्ट। ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बस थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है एंजाइम का। और नेक्स्ट देखते हैं हम एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। एंजाइम को इनहिबिट करना, तो एंजाइम इनहिबिशन दो टाइप का होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? जिसमें पकड़ लो ये एंजाइम है, नॉर्मली इस एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट। नॉर्मली यहाँ का कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट। बट कुछ कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो सबस्ट्रेट की तरह एकदम सेम है और ये कम्पीट करेंगे कि एक्टिव साइट में बाइंड कर जाए। और अगर ये वो केमिकल अगर एक्टिव साइट में बाइंड कर जाएगा ना, तो ये एंजाइम का एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। तो इसे हम बोलेंगे इनहिबिटर, और ऐसा प्रकार का इनहिबिशन को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पीट कर रहा है तो कंपटीशन कब होगा? जब सेम सेम होगा। तो जब इनहिबिटर सबस्ट्रेट की तरह एकदम देखने में सेम शेप साइज की तरह सिमिलर होगा एंड इट विल कम्पीट फॉर एक्टिव साइट, तो ऐसा इनहिबिशन को बोलते थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है मेलोनेट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर सक्सिनेट, फॉर एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। नॉर्मली सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस में सक्सिनेट बाइंड करता है, बट मेलोनेट आए तो वो बाइंड करने का कोशिश करेगा। तो मेलोनेट कॉम्पिटिटिव एग्जांपल होगा सक्सिनेट के साथ। क्यों? क्योंकि सक्सिनेट की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर शेप में है। तो जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है तो ये सक्सिनेट है, बट मेलोनेट आके कम्पीट कर रहा है। सो हियर इनहिबिटर रिजेंबल सबस्ट्रेट इन शेप साइज एंड कम्पीट टू बाइंड विद एक्टिव साइट। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को आप रिवर्स कर सकते हो, जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट जाकर बाइंड करेगा। और ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बैक्टीरियल पैथोजन को हमारे बॉडी में कंट्रोल करने के लिए हम एक्ट करते हैं। बैक्टीरियल पैथोजन का कोई एंजाइम है, ऐसा केमिकल हम यूज़ करते हैं जो उसका एंजाइम की तरह सेम होगा, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करके बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर देगा। तो ये लाइन याद रख लेना, बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करते हैं थ्रू दिस मेथड।
नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, ये सबसेट है इनहिबिटर। इनहिबिटर सबसेट को शेप एंड साइज में रिजेंबल नहीं करेगा और ये एक्टिव साइट के लिए कम्पीट भी नहीं करेगा, बाइंड अदर देन एक्टिव साइट और इसको इनहिबिट करेगा। तो अगर ऐसा इनहिबिशन हुआ तो उसको बोलेगा नॉन कॉम्पिटिटिव, जहाँ इनहिबिटर रिजेंबल नहीं करता एंड इट विल बाइंड टू अदर देन एक्टिव साइट और इनहिबिट करेगा। और एक होता है कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर। एलोस्टेरिक इनहिबिटर में क्या होता है, जब एंजाइम से प्रोडक्ट बनता है, सबसेट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गया तो प्रोडक्ट खुद जाकर एंजाइम को बोलेगा कि और मत बनाओ, फीडबैक इनहिबिशन देगा कि मैं बहुत ज़्यादा बन चुका हूँ और मत बनाओ, जरूरत नहीं है। तो ऐसा इनहिबिशन को फीडबैक इनहिबिशन या फिर एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहते हो। तो ये देखो यहाँ में देख के पता चल रहा है, सेम नहीं है तो नॉन कॉम्पिटिटिव, सबसेट की तरह सेम ही इनहिबिटर तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मेलोनेट सक्सिनेट का तो एग्जांपल देख ही लिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे एंजाइम का क्लासेस। तो एंजाइम का एक्चुअली ज़्यादातर नोमेनक्लेचर में लास्ट में एस होता है, सफिक्स, ठीक है, ASE। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखें तो एंजाइम का टोटल होता है 6 क्लास, ठीक है। सो एंजाइम का होता है 6 क्लास और हर क्लास में, ईच क्लास में होता है 4 से 13 सब क्लासेस, ध्यान रख लेना। और इसको हम नाम देते हैं 4 डिजिट नंबर से, नेमिंग करते हैं। एंजाइम को हम नेमिंग करते हैं 4 डिजिट नंबर से। 6 क्लास, ईच क्लास में 4 से 13 सब क्लास और एंजाइम का नेमिंग हम करते हैं 4 डिजिट नंबर से। बताऊंगा मैं क्या है वो 6 क्लास, आप सीरियली याद रख लेना। ओथिलीन, ऑक्सीडेज रिडक्टेस एंजाइम, ट्रांसफरेस एंजाइम। ऑक्सीडेज रिडक्टेस मतलब एंजाइम का वो ग्रुप जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाएगा। ट्रांसफरेस मतलब वो ग्रुप जो वो एंजाइम का कैटेगरी जो ग्रुप को ट्रांसफर करवाएगा। हाइड्रोलिस मतलब वो एंजाइम का कैटेगरी जो बॉन्ड तोड़ेगा वाटर को यूज करके। लाइसिस मतलब वो कैटेगरी जो बॉन्ड तोड़ेगा विदाउट वाटर, ठीक है, लिविंग डबल बॉन्ड। आइसोमेरेस मतलब आइसोमेरिज्म करवाएगा। लाइगेसिस मतलब ज्वाइन करवाएगा। तो ये रहा 6 क्लास। 4 डिजिट का मतलब क्या है, अगर मेरे को ऐसा दे दे क्वेश्चन 2.1.4.6, ऐसा एंजाइम को नेमिंग करते हैं। मैं बोलूंगा ये बताओ क्या एंजाइम है, तो आप देखोगे 2 है ना, तो 2 में क्या है, तो ये ट्रांसफरेस ग्रुप का एंजाइम है। ये सब क्लास एंड सब होगा आपका उसका नोमेनक्लेचर का सिस्टम। मैं बोलूँ 4.6.2.1 तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो इतना तो हम याद नहीं कर सकते हो, MBBS में याद करना। अभी बस 4 से पहचान लेना है कौन सा कैटेगरी का एंजाइम है, लाइसिस का, ठीक है। यहाँ में क्या समझा कर रखा हुआ है, हाँ, तो माल्टोस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना हुआ है, ठीक है। तो माल्टोस को अगर मैं डायरेक्टली इस ग्लूकोज को तोड़ दूं, क्योंकि माल्टोस का तो फॉर्मूला C12H22O11 है, तो एक क्या होगा C6H11, एक में O6 एक में O5 चला जाएगा। अगर डायरेक्टली ऐसा एंजाइम डायरेक्टली तोड़ दे तो माल्टोस को तोड़ने के लिए कौन सा कैटेगरी का एंजाइम यूज करते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वाटर को लेके तोड़ेगा। क्योंकि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनते समय जो वाटर लॉस्ट हुआ था, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम वो वाटर उसको वापस दे देगा ताकि वो इक्वल नंबर में टूट जाए, वो वापस से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटे। तो ऐसे क्वेश्चन होगा, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उनको हाइड्रोलाइसिस चाहिए होता है। ऐसा तो क्वेश्चन दिया हुआ है, होमवर्क रहेगा, कर लेना। और ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले समझाया था। हाँ, ऑक्सीडेज रिडक्टेस या फिर डिहाइड्रोजनेस कैटेगरी भी कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराएगा 2 सबस्ट्रेट का बीच में। मान लो यहाँ S वाला रिड्यूस है, तो जब ये एंजाइम काम कर गया तो S जो था ये देखो ऑक्सीडाइज हो गया, H- रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। ट्रांसफरेस ग्रुप को ट्रांसफर करेगा अदर देन हाइड्रोजन, ध्यान रखना। तो Hg था H- के साथ, तब ये G को H- के पास पहुंचा दिया, ट्रांसफर किया। हाइड्रोलाइसिस करेगा, सब ध्यान रखना, किसका किसका, एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक, C हैलाइड, PN बॉन्ड्स, ये सब ध्यान रखना, एक भी लाइन नहीं छूटना चाहिए। ओके, लाइसिस क्या करेगा, रिमूव करेगा ग्रुप बाय लिविंग अदर देन हाइड्रोलाइसिस, वाटर को इसने करेगा लिविंग डबल बॉन्ड। तो ये ग्रुप रिमूव हो गया, तो यहाँ में क्या बन गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। आइसोमेरेस क्या करेगा, इंटर कन्वर्सन करेगा ऑप्टिमल जियोमेट्रिक या फिर पोजिशनल आइसोमर्स का हो गया। लाइगेसिस क्या करेगा, 2 कंपाउंड को आपको ज्वाइन कराएगा, ठीक है। सो एंजाइम का बात करें तो एंजाइम्स फिर से बोलते हैं क्या है, एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन। क्यों टर्शियरी प्रोटीन एंजाइम है, क्योंकि जब एंजाइम्स का आपका फोल्डिंग होता है उस समय वहाँ में पॉकेट्स क्रिएट होता है, और ये पॉकेट्स को हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का काम क्या होता है, सबसेट आएगा और इसी एक्टिव साइट में बाइंड करेगा,
और एक्टिव साइट में बाइंड करके ये दिस सब्सट्रेट विल गेट कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट। जैसे कि बात करें ग्लाइकोलाइसिस जब रहता है 10 स्टेप रिएक्शन का प्रोसेस है, तो हर रिएक्शन हमारे बॉडी में एंजाइम की मदद से होता है। तो ग्लूकोज से हम बोलते हैं पहला स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाना। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट हुआ, वहाँ में कौन सा एंजाइम काम करेगा? हेक्सोकाइनेस एंजाइम काम करेगा, जिसका सबस्ट्रेट कौन रहेगा? ग्लूकोज, और प्रोडक्ट कौन रहेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो नेक्स्ट हम बोले हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हम सब एंजाइम्स को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, अगर ये स्टेटमेंट दे तो गलत हो जाएगा। 99.9% एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। तो इसलिए ये वर्ड ध्यान रखना स्टेटमेंट के लिए ऑलमोस्ट। अगर ये लाइन अगर ऐसा पूछ दे कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि देयर आर आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, देयर आर न्यूक्लिक एसिड आरएनए जो एंजाइम की तरह काम करता है। अब बोलोगे सर आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस का। हाँ सही बात है, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, बट हमारे बॉडी में जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है प्रोटीन के बीच में, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमारे बॉडी में राइबोसोम का जरूरत होता है, और उस राइबोसोम में तब आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। और उस एंजाइम का नाम है, आरएनए एक्टिंग एंजाइम का नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। और जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है तो आप याद रख लेना, उसे हम कहते हैं राइबोजाइम, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आलोक से डिस्टर्ब कर रहा है, हमारा ही बच्चा लोग देख रहा है ये। और 10 मिनट है, खत एंडिंग है एकदम। सर खाने के लिए बुला रहे हैं, उनका एनिवर्सरी था, मतलब कल वाइफ का, तो काफी बुला रहे खाने के लिए। तुम लोग भी पार्टी मांग लेना यार प्लीज, जो भी देख रहा है ये वीडियो, एवरीवन जस्ट आस्क फॉर पार्टी। आलोक सर आई थिंक इज रसीदुल दे रहे हैं ना सर, कल पार्टी बोल तो रहे थे, कल पार्टी भी है, ठीक है। सो कल एग्जाम में सब आ जाना भाई, आलोक सर का पार्टी का एनिवर्सरी, और विश कर देना सर को। जो जो ये वीडियो देखेगा सर सबको मैसेज करेंगे, सर को सब मैसेज करना हैप्पी एनिवर्सरी बोल के। अच्छा, तो ये हो गया आपका प्रोटीन। तो एंजाइम्स, तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो एंजाइम्स प्रोटीन होता है, और नॉन प्रोटीन एंजाइम होता है जैसे आरएनए, उसे हम कहते हैं राइबोजाइम। कोई कोई एंजाइम होता है जो सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ, इसे हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। और कोई कोई सिंपल प्रोटीन जैसे कि मान लो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है। और कोई कोई एंजाइम ऐसा होता है जो प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होता है, तो उस वाले को हम बोलते थे कॉन्जुगेटिव एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। जिसमें प्रोटीन पार्ट सिर्फ, अगर एंजाइम सिर्फ प्रोटीन रहा तो सिंपल एंजाइम, प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहा तो उसको बोलोगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम में क्या होगा, जो प्रोटीन पार्ट रहेगा उसे बोलोगे एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट रहेगा उसे बोलोगे कोफैक्टर। तो सर क्या ये प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम अकेला काम का नहीं है? अकेला कभी भी काम का नहीं है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम में एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट है हमेशा नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़ेगा तो ही वो फंक्शनल बनेगा। तो कोफैक्टर के साथ जब जुड़ेगा तो फंक्शनल बनेगा, उस फंक्शनल को हम बोल देते हैं होलो एंजाइम। तो प्रोटीन पार्ट है, देखो एपो एंजाइम इनएक्टिव है, जब इसमें कोफैक्टर जुड़ गया नॉन प्रोटीन पार्ट तो भी एक्टिव बन गया, इसे बोलोगे होलो एंजाइम। एंड यहाँ से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है कोफैक्टर से 2026 में, देख लेना। सो होलो एंजाइम, होलो एंजाइम मतलब क्या है? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, मतलब प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। अब ये कोफैक्टर में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक में अगर वो टाइटली बाउंड है एपो एंजाइम के साथ, टाइटली अगर बाउंड है एपो एंजाइम के साथ वो नॉन प्रोटीन पार्ट, तो उसे आप बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसका एग्जांपल याद रख लेना, हेम। हेम प्रोस्थेटिक ग्रुप है फॉर एंजाइम कैटालेस एंड पेरोक्सीडेज। कैटालेस एंड पेरोक्सीडेज का भी काम ही नहीं करेगा अगर उसमें हेम नहीं रहेगा, और हेम नॉन प्रोटीन पार्ट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक है, टाइटली बाउंड होता है, इसलिए पी से प्रोस्थेटिक, पी से पकड़ के एकदम। और अगर ऑर्गेनिक है और ट्रांजिएंट लूज बाइंडिंग करवा रहा है तो उसे बोल देते हैं कोएंजाइम। तो वो है NAD, NADP, ये सब कोएंजाइम है फॉर मेनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स के लिए कोएंजाइम है। और ये कोएंजाइम हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन कैरी करने को भी काम करते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं, फूड ऑक्सीडाइज होता है, तो उस समय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को यही पकड़ते हैं। NAD प्लस रिड्यूस होकर NADH2 बन जाता है, विच इज रिड्यूस कोएंजाइम। तो इसका डुअल काम है, कोएंजाइम एंजाइम्स के लिए भी काम कर रहा है और हमारा वहाँ भी काम कर रहा है, रेस्पिरेशन में भी। और NAD, NADP ये सब जो कोएंजाइम है सब विटामिन से बनता है। कौन सा विटामिन? नायासिन। आई थिंक ये विटामिन B3 था ना, B3। नायासिन जो है ये विटामिन B3 है। नियासिनेमाइड, आप जब बहुत सारा क्रीम व्रीम लगाते हो तो उसमें रहता है नियासिनेमाइड। रसदुल लगा रहे हो क्या तुम? ठीक है, वो नियासिनेमाइड जो लगाते हो वो विटामिन B3 का ही एक फॉर्म है। तो हम जो बोलते हैं विटामिन हमें खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए?
विटामिन तो हमको एनर्जी नहीं देता, एनर्जी तो ग्लूकोज टूट के मिलेगा। तो विटामिन खाएंगे तो बहुत सारा विटामिन को एंजाइम की तरह काम करेगा और वो बहुत सारा एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, इसलिए विटामिन हमारे बॉडी में चाहिए होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनिक, अगर और इनऑर्गेनिक का बात करें तो सब होता है मेटल आयन। मेटल आयन क्या करता है, जो सबसे मतलब एंजाइम्स होता है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एंजाइम्स का साइड चेन्स के साथ। एक्टिव साइड का जो साइड चेन होगा उसके साथ ये आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल आयन्स लोग, और ये एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट आयन बना सकता है सबस्ट्रेट के साथ भी। तो ये मान लो आपका एंजाइम है एक्टिव साइड, इसका ये साइड चेन है, तो यहाँ में मेटल आयन आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा साइड चेन ऑफ एक्टिव साइड के साथ, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सबस्ट्रेट के साथ भी, एक से या उससे ज़्यादा भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। और इसका एग्जांपल है जैसे कि हेक्सोकाइनेस अकेला काम नहीं करेगा अगर उसमें मैग्नीशियम ना रहे, ऐसे कोफैक्टर। सिमिलरली पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के लिए भी मैग्नीशियम चाहिए, रूबिस के लिए भी मैग्नीशियम चाहिए, ये ध्यान रख लेना। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के लिए जिंक चाहिए, वो ध्यान रख लेना। जिंक किस किस के लिए चाहिए, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंजाइम। कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। कार्बोक्सी देख के कार्बोहाइड्रेट वाला मत समझ लेना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस तभी काम करेगा जब जिंक चाहिए होगा, बट इट इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ता है। और अल्कोहल तो डिहाइड्रोजनेस हमने देखा ही है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो इन दोनों को काम करने के लिए जिंक चाहिए, सही बात है, बट ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ध्यान रखना। हाँ, तो इसी के साथ सब कुछ खत्म हो गया, अच्छे से पढ़ो, क्या ही बोले, सब कुछ बता दिया गया है। एक बार देख लेते हैं, कुछ छूटना कुछ नहीं चाहिए। निकोटिनिक एसिड, निकोटिनेमाइड, ऑल दिस आर अलग अलग B3 का फॉर्म। तो सब कुछ देख लिया, बढ़िया से पढ़ो, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, और आलोक सर का पार्टी के लिए कल रेडी रहो, ठीक है, थैंक यू।